चीज है सिंपल होने का। सर मेरी आवाज चलिए ठीक है। हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहा है, उसका आवाज उसमें बहुत दूर से आ रहा है। कोई कुछ बोल रहा है लेकिन आवाज दूर से आ रहा है बहुत। सर मैं प्रदीप बोल रहा हूँ, मेरी आवाज पूछना क्लियर आ रही है? प्रदीप यस, मेरी आवाज सर आ रही है? हाँ एकदम अब आई है, सही आई है। ओके सर, ये बोले थे जावा सिंपल लैंग्वेज है तो क्यों है? बिकॉज जावा डजंट सपोर्ट अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट लाइक पॉइंटर, एग्जीक्यूशन टाइम इसका लेस होता है और डेवलप टाइम भी इसका लेस होता है। और ये सिंपल इसलिए भी है क्योंकि ये मतलब जो है गार्बेज कलेक्शन कॉन्सेप्ट को ऐड मतलब कलेक्शन को ऐड करता है और जो डिस्ट्रॉय द यूजलेस ऑब्जेक्ट विद फ्री मेमोरी। और इसके यूजर फ्रेंडली इसके बहुत सारे सिंटैक्स हैं टोटली, कि सपोर्ट जैसे कोई क्लास है वो भी यूजर फ्रेंडली है, मेथड भी इसके सारे यूजर फ्रेंडली हैं। दैट्स व्हाई जावा सिंपल लैंग्वेज। इट सपोर्ट रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट लाइक ओप्स। मतलब आप ये बोल रहे हो कि जो क्लास ऑब्जेक्ट ये सब हम यूज करते हैं, यूजर फ्रेंडली चीजें हैं, इसको इजीली समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अच्छा पॉइंट है आपका, सही बात है। जैसे जावा में सिस्टम क्लास है, स्ट्रिंग क्लास है, थ्रेड क्लास है, ये सब नाम से ही उनका काम है। जो इनका नाम है वही उनका काम है ना? चाहे वो क्लास हो चाहे मेथड हो। अगला पॉइंट इन्होंने बोला कि ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है जावा में, तो जिसकी वजह से जावा सिंपल है। तो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन अगर होता है तो इससे सिंपलिसिटी क्या हो गई? इससे सिंपलिसिटी कैसे हो गई? ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है जावा में। हाँ जी सर, ये प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं होता है, जितना भी गार्बेज होता है जो भी चीजें इसमें उसको कलेक्ट कर लेता है एक जगह। प्रोग्राम को कोई भी टर्मिनेट नहीं करने देता है। और सी प्लस प्लस के केस में होता था, कोई भी एरर आ गया, एक्सेप्शन आ गया तो वहीं से टर्मिनेट हो जाता था। वो अलग चीज हो गई। जो जावा में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर होता है, डिस्ट्रक्टर नहीं होता। ये आपने पॉइंट सुना होगा। तो डिस्ट्रक्टर ना होने से, देखो कंस्ट्रक्टर एक होता है जो मेमोरी कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है। एक डिस्ट्रक्टर होता है जो मेमोरी फ्री करता है ना? तो मेमोरी फ्री कराने की जिम्मेदारी जावा में डेवलपर के हाथ में नहीं है। एक डेवलपर मेमोरी फ्री नहीं कराता, मेमोरी अपने आप फ्री हो जाता है जावा में, है ना? उसी को ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन बोला जाता है। तो इसको आप एक एग्जांपल से समझो ना। एग्जांपल से समझो कि जैसे मान लो कि मुझे आपसे कोई ज़रूरत है ना? तो मैं आपसे आपके पास बार-बार आऊँगा, आपसे बार-बार कहूँगा कि भाई मेरा ये काम कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पैसे की ज़रूरत है आपसे। मैंने आपसे बोला कि भाई राहुल भाई मुझे ना 10,000 रुपये की ज़रूरत है, आज मुझे दे दो। आपने कहा यार मेरे पास पैसा कहाँ 10,000 रुपये, और बात करना पड़ेगा पापा से या पेरेंट्स से, फिर मैं तुम्हें दे पाऊँगा, देखूँगा, है ना? तो आपने कहा ठीक है यार, बात कर लेना। कब बात करके बताओगे? उसने कहा ठीक है, मैं शाम को 6 बजे बताऊँगा तुम्हें। तो अब सपोज करो मॉर्निंग में फ़ोन आया था, फिर दोपहर में एक बार फ़ोन आ गया, यार 6 बजे भूलना नहीं, पापा से ज़रूर पूछ लेना, है ना? तो मैंने कहा यार ठीक है, अभी 6 तो बजने दो। फिर उसके बाद ऐसा हो सकता है कि पौने 6 बजे आपने फ़ोन कर दिया, कहा कि यार मैंने सोचा कि हो सकता है तुम भूल जाओ, इसलिए मैं तुम्हें रिवाइंड कराने के लिए मैंने फ़ोन कर दिया। ठीक है, इस तरह से करने के बाद मान लो 6 बजे पैसा मिल गया और आपने पैसा देने के लिए बुला लिया कि भाई जहाँ पे चाय वाली दुकान है वहाँ पे आ जाना, 7 बजे तुम्हें पैसा मिल जाएगा, है ना? और मैं पौने पौने 7 बजे जाके वहाँ पहुँच गया और फ़ोन करने लगा यार कि कहाँ हो तुम? क्यों भाई? क्योंकि मुझे ज़रूरत है। और जब किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो बार-बार रिक्वेस्ट करता है।
जैसे मुझे ही किसी चीज की जरूरत है और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब बार बार मैं आपको फोन कर रहा हूँ, बार बार हाल चाल पूछ रहा हूँ, भाई कहाँ पे रह गए, 6:45 बज गए, अभी आप 7 बजे तुम बोले थे। तो आपने बोला यार मैं तो अभी 7 बजे पहुंच जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, है ना। और फिर फाइनली 7 बजे आप पहुंचते हो, आप पैसा दे देते हो, काम हो जाता है। और काम हो गया उसके बाद उन्होंने बोला था कि 10,000 रुपये दे देना, दे दिया। और मैं तुम्हें 15 दिन में या 1 हफ्ते में दे दूंगा। अब 1 हफ्ते बाद जी आपका कॉल जाता है उसके पास जिसने पैसा लिया था। फिर क्या होता है इन जनरल, ये इन जनरल सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ कि जब किसी को किसी चीज की जरूरत होती है तो वो बार बार रिक्वेस्ट करता है। अब आपका जब कॉल जाएगा फिर फोन उठाना बंद। अब कभी गलती से फोन उठा दिया, 3-4 बार फोन कर दिया तो फिर सर फोन उठा थोड़ा के ना। आवाज कट रही है सर। अच्छा, आवाज कट रही है। जी सर, या तो सर मेरा नेट तो सही है, पता नहीं आवाज क्यों कट रही। नहीं कोई दिक्कत नहीं, चलो, आ जाए। हल्का हल्का कट ही रहा है। ठीक है, अभी सही आ रहा है। तो जी सर, परफेक्ट। देखिए ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि जी जब जरूरत होती है तो जी बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, अब जब जरूरत खत्म हो गई तो हम निगलेक्ट कर देते हैं कि भाई फोन उठाना ही बंद कर देंगे। जब जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा वापस करने की बात होगी, मैं फोन करूंगा, फोन उठेगा ही नहीं। 2 बार, 3 बार, 4 बार, और 4 बार के बाद फोन कर दिया, फोन उठा के बोलेंगे यार तुम्हारा पैसा लेके भाग जा रहे हैं, ये भी वर्ड यूज कर लेंगे। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि यार किसी को किसी चीज की जब जरूरत होती है तो वो बार बार रिक्वेस्ट करता है ना, कि भाई ये काम कर दो, और जब जरूरत नहीं होती है तो निगलेक्ट करता है। तो बिल्कुल उसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी तो होता होगा। प्रोग्रामिंग में जब सपोज करो कि मुझे किसी मेमोरी की जरूरत है, हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, बट सपोज करो उस मेमोरी की जरूरत अभी हमें नहीं है, तो हम उस मेमोरी को फ्री करना भूल जाते हैं और फ्री नहीं करते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होता है। और जब जब मेमोरी की जरूरत पड़ेगी हम मेमोरी एलोकेट करते गए करते गए करते गए, और जब नहीं जरूरत थी तो मेमोरी को फ्री हमने किया नहीं। अब मेमोरी फ्री नहीं किया तो उससे दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत ये हो गई कि भाई एक ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि हमारा प्रोग्राम में मेमोरी बिल्कुल फुल हो जाए, आउट ऑफ मेमोरी प्रॉब्लम आ जाए। अच्छा चलो हमें नहीं आता है, मान लो मैं एक डेवलपर हूँ, मैं एक कंपनी में बैठ के काम कर रहा हूँ और मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा है जी, और जिसको मैंने पूरा डेवलप कर दिया और मेमोरी एलोकेट करते गए जितना ज़रूरत थी कर दिया, डी एलोकेट करना भूल गए, कंपनी छोड़ के चले गए, दूसरा डेवलपर आया, उसको भी नहीं पता था कि सिस्टम में क्या चल रहा है, उसने प्रोग्राम चलाया, 1-2 महीने बाद प्रॉब्लम में आ गई कि आउट ऑफ मेमोरी एरर आ गई। आउट ऑफ मेमोरी एरर आने की वजह से प्रोग्राम जो है एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया कहीं ना कहीं, आउट ऑफ स्टैक ओवरफ्लो एरर ऐसे आ जाता है, आउट ऑफ मेमोरी एरर ऐसे आ जाता है। तो इसी को बोलते हैं भाई प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही बड़ी समस्या। और इस समस्या को सॉल्व करने के लिए इस समस्या को सॉल्व करने के लिए जावा ने ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन दिया। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली मेमोरी अपने आप फ्री हो जाती है, आपको फ्री करने की ज़रूरत नहीं होती है। समझ रहे हो, आपको मेमोरी को अलग से फ्री करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसी मेमोरी जो अनयूज्ड है, जो वेस्टेज है, जिसका यूज है नहीं, वो अपने आप फ्री करा दी जाएगी। तो जावा के अंदर बिल्कुल अनयूज्ड मेमोरी को अपने आप फ्री करा जाती है। इसके लिए एल्गोरिदम्स चलते हैं मेमोरी के अंदर। जो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन के लिए एल्गोरिदम्स चलता है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर थ्रेड चलता है, जो अनयूज्ड मेमोरी को अपने आप फ्री कर देता है, इसका यूज नहीं है, अनयूज्ड मेमोरी को अपने आप फ्री कर देता है। ऐसा नहीं कि सारी मेमोरी को, अनयूज्ड मेमोरी को फ्री कर देता है, काम हो जाता है। तो तो अब सी के अंदर क्या था
सी के अंदर क्या था कि मेमोरी एलोकेट करने का काम और मेमोरी को डी एलोकेट करने का काम दोनों डेवलपर के हाथ में होता है। बट डेवलपर थोड़ा सा लेजी किस्म का आदमी होता है और हर इंसान में जब ज़रूरत होती है तो बार बार रिक्वेस्ट कर करके काम तो करा लेता है, बट ज़रूरत नहीं होती है निगलेक्ट करता है। उसी तरह से जब ज़रूरत होती है तो मेमोरी एलोकेट करते करते वो मेमोरी को फुल कर देता है, लेकिन जब ज़रूरत नहीं है तो मेमोरी को फ्री करना भूल जाता है। तो फिर वो जिम्मेदारी, मतलब ये कहने की कॉम्प्लेक्सिटी है यार, मेमोरी एलोकेट करना भी और डी एलोकेट करना। डी एलोकेशन के लिए जी मेमोरी को फ्री कराने के लिए डिस्ट्रक्टर होता था, फ्री मेथड होता था, डिलीट होता है, मतलब बहुत सारे तरीके होते थे। C++ में मेलॉक के लॉक तो जो है मेमोरी को एलोकेट करने के लिए होता था। री एलॉक, फ्री, है ना, ऐसे करके कुछ मेथड्स होते थे जिनसे मेमोरी फ्री कराई जाती थी। और वो जिम्मेदारी अब डेवलपर को से ले ली गई है जावा के अंदर, तो इसलिए आसान है। बताइए भाई, बात समझ में आ गई? जी सर। तो ये चीज होता है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि जावा जो है आ, ये सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है। तो देखिए, एक होता है हेलो गार्बेज। सर। गार्बेज का मतलब होता है भैया, सॉरी यार, मैंने गलती से इनको काट दिया मैं दोबारा ऐड कर लेता हूँ राहुल को। देखो, गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट, है ना। तो एक होता है गार्बेज वैल्यू और एक होता है गार्बेज कलेक्शन। तो जावा के अंदर गार्बेज वैल्यू नहीं होता, ठीक है ना। जावा के अंदर गार्बेज वैल्यू नहीं होता, बट गार्बेज कलेक्शन होता है। गार्बेज वैल्यू नहीं होता है, बट गार्बेज कलेक्शन होता है। ध्यान से समझिएगा। आपने कहा सर गार्बेज वैल्यू क्या होती है? तो गार्बेज वैल्यू वो होती है जैसे कोई वेरिएबल हमने बनाया प्रोग्राम के अंदर। लेट्स से मैंने एक प्रोग्राम बनाया और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, ऐसे जैसे मैंने लिखा इंट एक्स। तो अगर इस वेरिएबल में मैं कोई वैल्यू असाइन नहीं करता हूँ तो सी के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर कुछ भी वैल्यू आ जाती थी, है ना। उसको बोलते थे हम गार्बेज वैल्यू, राइट, गार्बेज वैल्यू। और ये भी जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल होते थे उनके लिए आ जाती थी। लोकल वेरिएबल को शायद वहाँ पे भी इनिशियलाइज करना ज़रूरी होता था, बट वैल्यू आ जाती थी गार्बेज। गार्बेज का मतलब कुछ भी, कूड़ा करकट, जंक, बेकार, ठीक है ना, कुछ भी वैल्यू आ जाती थी। तो जावा के अंदर गार्बेज वैल्यू नहीं होती है। मतलब कोई भी वेरिएबल अगर आप बना रहे हो तो उसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे इंटीजर की 0 होती है, फ्लोट की 0.0 होती है, ठीक है। मेरे पास पूरा टेबल ही है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाइट की 0, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये सबकी चारों की 0 होती है। फ्लोट और डबल की 0.0 होती है। स्ट्रिंग की नल होती है। बुलियन की फॉल्स होती है। कोई भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है उसका डिफॉल्ट वैल्यू नल होता है। कैरेक्टर का ब्लैंक स्पेस होता है। तो इस तरह से सबकी एक डिफॉल्ट वैल्यू दी गई है जावा के अंदर, और वो डिफॉल्ट वैल्यू होने की वजह से जावा में गार्बेज वैल्यू का कंसेप्ट नहीं होता, बट गार्बेज कलेक्शन होता है जावा में। जावा गार्बेज कलेक्शन एक अलग ही टॉपिक है। गार्बेज कलेक्शन टॉपिक जावा का एक अलग से टॉपिक है, जिसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा कि जी गार्बेज कलेक्शन होता कैसे है, कब कब किस सिचुएशन में गार्बेज कलेक्शन थ्रेड आता है, अगर गार्बेज कलेक्शन हमारे किसी ऑब्जेक्ट का हुआ है तो वो हमें कैसे पता लगाया जा सकता है कि जी हमारे ऑब्जेक्ट का गार्बेज कलेक्शन हो गया है। तो ये सारी सिचुएशंस के लिए अलग स्पेशल डेडिकेटेड टॉपिक है। अच्छा, तो मतलब हमारे यहाँ हम ऑब्जेक्ट्स बना के मेमोरी लोकेट कर लेंगे, बट जो ऑब्जेक्ट अनयूज्ड है, जो वेस्टेज है, जो बेकार है, उसको हमें नहीं फ्री करना है। जावा स्मार्ट है बिल्कुल, है ना, उसमें स्मार्ट फंक्शनलिटी ऐड है कि वो खुद ही चेक करे कि उसके उस गार्बेज कलेक्शन के अंदर कुछ एल्गोरिदम्स चलते हैं जो खुद ही चेक करेंगे कि जी ये ऑब्जेक्ट अनयूज्ड है या मतलब यूज्ड है, ठीक है। जो अनयूज्ड है उसको फ्री कर देगा अपने आप। तो हमारे यहाँ फ्री मेथड नहीं है, हमारे यहाँ डिलीट मेथड नहीं है, हमारे यहाँ डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई ऐसा तरीका नहीं है, और हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए हमारी कॉम्प्लेक्सिटी घट गई और चीज़ें आसान हो गई, ठीक है। इसीलिए जावा आसान है। हमारे यहाँ गार्बेज कलेक्शन का कंसेप्ट है,
ठीक है, बाकी कोई कुछ पूछ रहा था पूछ लीजिए। जी सर, मैं ये कह रहा था कि आप कह रहे हैं कि जो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं उसको जो है गार्बेज कलेक्टर जो है वो जो है फ्री कर देते हैं, बट सर सम टाइम ऐसा होता है हमारे पास कि हमें उन ऑब्जेक्ट्स की नीड होती है दोबारा, तो क्या सर वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो परमानेंटली जो हैं वो डिलीट हो जाते हैं नहीं हमारी नहीं, मेमोरी वो से, या ऑब्जेक्ट्स का यूज नहीं होता है हमारे लिए, जो आप बोल रहे हो ना, उस ऑब्जेक्ट का हमारे लिए यूज नहीं होता है। वो जेवीएम खुद ही समझता है, वो गार्बेज कलेक्टर थ्रेड जो जेवीएम के अंदर पड़ा हुआ है वो खुद ही देखता है कि जी जैसे जैसे अनयूज्ड किसे बोला जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जैसे सपोज करो आपके घर कोई एक साइकिल रखी हुई है ना, और बहुत पुरानी हो गई है, आप कभी भी नहीं उसे ले जा रहे हो, मतलब एक आधा बार आप कभी मतलब पूरे साल में दिवाली के दिन है ना उसे निकालते हो, और या ईद के दिन निकालते हो, ये थोड़ा बहुत घूम लेते हो, और कभी मतलब एक साल तक यूज नहीं किया आपने, एक साल तक यूज नहीं किया, अगले ईद भी यूज नहीं किया आपने, 2 साल हो गए नहीं यूज किया, मतलब वो साइकिल रखी हुई है एकदम बिल्कुल पड़ी हुई है ना, कोई यूज नहीं कर रहा है, तो वो अनयूज्ड है। ठीक है, तो उसको OLX पे बेचिए भाई, उसको अपने पास ना रखिए। तो उसी तरह से है ना, तो उसी तरह से आप उसको कहीं से उसको बेच के आपको नया सामान कोई खरीद लीजिए जो आपके लिए यूज्ड हो। तो उसी तरह से जो हमारे पास अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, अननेम्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनका रेफरेंस नहीं होता, तो वो अनयूज्ड कहलाते हैं। और अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट इसीलिए बनाए ही जाते हैं कि भाई कि उनको फ्री करा दिया जाए, मतलब उनकी हमें अभी अभी मतलब थोड़ा यूज है, बाद में उसका ज़रूरत नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम अपने घरों में फंक्शन पार्टीज होती है, तो हम अपने यहाँ डिस्पोजल्स यूज़ करते हैं, और डिस्पोजल हम तभी यूज करते हैं जी हम जब उसको यूज़ एंड थ्रो करना चाहते हैं। ठीक है ना, पेन भी आती थी लिखो फेंको, है ना, तो जब हम लिखो और फेंक दो, उसमें रिफिल करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें फिर से रिफिल लाने की ज़रूरत है नहीं। तो बिल्कुल, तो जब आपको पता है कि जी लिखो और फेंको ही है ये, तो इसीलिए आप उसे यूज कर रहे थे, उसका पर्पज यही था। अब आप कह रहे हो कि जी मैं चाहता हूँ कि जी हमें उसे यूज भी करना है, तो जब यूज भी करना है तो अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट मत बनाओ, ऐसा ऑब्जेक्ट मत बनाओ जी अनरेफरेंस्ड, जिसका कोई नाम नहीं हो, जिसका कोई रेफरेंस मतलब वेरिएबल नहीं हो। ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट मत बनाओ। ठीक है, समझे? तो ये कहानी है उसकी। अगर जरूरत है तो उसका नाम दे दो ना, उसको गार्बेज कलेक्टर नहीं लेके जाएगा। एंड सर दूसरा आप ये कह रहे थे कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या नल बता रहे थे सर आप? नल होती है, नल होती है। कोई भी यूजर डिफाइंड अच्छा, डेटा टाइप होता है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है ना। चलिए ठीक है सर। ओके, तो जावा ऊप्स को सपोर्ट करता है, ऊप्स रियल वर्ड को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से जावा सिंपल है। C++ से सिंटैटिकली सिमिलर है, इसलिए जावा सिंपल है ना। पॉइंटर का कंसेप्ट नहीं होता है, पॉइंटर को हैंडल करना बहुत टफ हो जाता है, इसलिए जावा सिंपल है। पॉइंटर के बारे में मैंने बताया था कि पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस संभाल के रखता है। सपोज करो एक वेरिएबल दूसरे का एड्रेस, दूसरा वेरिएबल तीसरे का एड्रेस, फिर तीसरा चौथे का एड्रेस, ऐसे एड्रेस टू एड्रेस, है ना, यानी कि बहुत सारे पॉइंटर की कैटेगरी होती है। पॉइंटर तो अभी आप लोगों ने बस सिंपल पढ़ा होगा। पॉइंटर में लूप पॉइंटर होता है, सर्कुलर पॉइंटर होता है, पॉइंटर टू पॉइंटर होता है, अलग अलग टाइप के पॉइंटर्स होते हैं यार, उन सबको हैंडल करना, मैनेज करना प्रोग्रामिंग में टफ हो जाता है। जावा ने पॉइंटर का कंसेप्ट हटा दिया। पॉइंटर के कंसेप्ट के न होने से जावा सिक्योर भी है और सिंपल भी है, वो कॉम्प्लेक्सिटी है कहीं ना कहीं। ठीक है, सिक्योर कैसे है, क्योंकि यार पॉइंटर से एड्रेस मिल जाता है, और जावा जो बनाई गई थी स्पेशली वो इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए बनाई गई थी, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर के लिए बनाई गई थी। तो इंटरनेट पे अगर कोई पॉइंटर का कंसेप्ट होता है तो प्रोग्रामिंग में सेफ्टी नहीं है, तो इसलिए पॉइंटर का कंसेप्ट हटा दिया गया है जावा के अंदर। हम एक्सप्लिसिटली यूज नहीं कर सकते, फोर्सफुल्ली यूज नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग के अंदर, बट हाँ इम्प्लिसिट पॉइंटर्स होते हैं जावा में। बिल्कुल, इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि भाई जिसको हम खुद यूज नहीं कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी अपना खुद ही किसी तरह से, लैंग्वेज किसी तरह से मतलब यूज कर रही है, राइट। इम्प्लिसिट पॉइंटर जावा के अंदर जो होता है वही कहलाता है रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस मतलब किसी क्लास की ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी जिसके अंदर होता है, कोई रेफरेंस वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमारी क्लास है, क्लास का नाम ए है,
और ए क्लास का मैंने अगर ऑब्जेक्ट बनाया तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है न्यू ए करके, यही वो ऑब्जेक्ट है जो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट, अननेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैंने इसको होल्ड कर लिया ए वेरिएबल में, ए1 वेरिएबल में, तो ये हो गया रेफरेंस वेरिएबल ए1। ठीक है, और यही रेफरेंस वेरिएबल जो है इम्प्लिसिट पॉइंटर कहलाता है। यही इम्प्लिसिट पॉइंटर है। ठीक है, और अब ये नेम वाला ऑब्जेक्ट, ओके, तो पॉइंटर भी नहीं होता है। रही बात जावा के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का भी कंसेप्ट नहीं है। मतलब ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब जैसे एक ऑपरेटर है जी, जो मतलब जिसका बिहेवियर आप चेंज कर देते हो। जैसे प्लस ऑपरेटर का मीनिंग चेंज करके माइनस कर दिया, माइनस की मीनिंग चेंज करके प्लस कर दिया। एक ही ऑपरेटर को 4 तरह से यूज कर ले रहे हैं, है ना। मतलब एक ऑपरेटर को अलग अलग तरीके से बिहेव कराएंगे। तो यार अगर ऐसा कर दोगे तो आप ही भूल जाओगे प्लस की मीनिंग माइनस किया था, माइनस की मीनिंग प्लस किया था, या क्या किया था क्या नहीं किया था। मुझे तो नहीं लग रहा है इसका कोई यूज है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब ऑपरेटर एक हो और उसका नेचर चेंज कर दो। तो इस तरह से ये प्रोग्रामिंग में कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहा था, हटा दिया गया जावा में। जावा में प्लस ऑपरेटर एकलौता ऑपरेटर है जो इम्प्लिसिटली ओवरलोडेड है, और कोई ऑपरेटर ओवरलोडिंग जावा में नहीं होती है। हाँ, जावा में कोई चीज़ अगर फोर्सफुली नहीं होती है तो वो इम्प्लिसिटली कहीं ना कहीं किसी न किसी वे से होती है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो। जैसे प्लस, प्लस एक इम्प्लिसिट ओवरलोडिंग ऑपरेटर को फॉलो करता है। कैसे, कहीं ना कहीं देखो, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैंने लिखा इंट एक्स इक्वल्स टू 10, राइट। तो ये एक इंटीजर वेरिएबल है। फिर मैंने लिखा इंट वाई इक्वल्स टू 20, ये दूसरा इंटीजर वेरिएबल है। फिर मैंने लिखा जी इंट जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये दोनों वैल्यू जो है जुड़ के आ जाएंगे। ठीक है, कौन मतलब ऐड होके आ जाएंगे। और ये प्लस वाला जो प्रोग्राम है लोगों ने बनाया था, ग्रुप में मैंने देखा था। बढ़िया किया आपने, बना लिया, अच्छा हुआ कि आपको समझ में आ रहा है सारा चीज़। ठीक है, इसी तरह से कुछ भी प्रोग्राम बनाए, प्रोग्राम बनाते रहें, है ना। और प्रोग्राम बनाते टाइम पे जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है मेरे से पूछें। अब जैसे ये इंट का क्या मतलब है मैं आपको समझाने वाला हूँ आगे। ये एक्स वेरिएबल है, इंट डेटा टाइप है, ये इक्वल ऑपरेटर है, 10 उसमें वैल्यू असाइन हो रही है, सेमी कॉलन इस लाइन को टर्मिनेट कर रहा है ना। इस तरह से आपको ये सारा चीज़ पता होना चाहिए। नहीं पता है तो जान लीजिए, यही होता है। ठीक है, सेमी कॉलन से ये लाइन टर्मिनेट हो रहा है, 10 वैल्यू एक्स वेरिएबल में असाइन हो रही है, और असाइन होने के लिए ये ऑपरेटर होता है, इक्वल ऑपरेटर, राइट। और इंट जो है डेटा टाइप को बता रहा है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये जो प्लस ऑपरेटर है एक्स और वाई वैल्यू को जोड़ रहा है, ऐड कर दे रहा है ना। ऐसा आपने देखा भी होगा, ये ऐड करके आपको दिखा देता है। ठीक है, रंजीत बनाया था प्रोग्राम या नहीं बनाया था? हाँ जी, ये प्रोग्राम बनाया था प्लस वाला? सर बनाया था मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरह से बनाइए प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस स्टार वगैरह वगैरह जो भी हैं प्रोग्राम आप बनाइए। तो देखिए मैं भी प्रोग्राम बना दे रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और यहाँ से जी मैंने लगा दिया स्ट्रिंग। इस प्रोग्राम को कंप्लीट ही कर दिया मैंने, लीजिए। ठीक है, ये बिल्कुल जावा में जब आप सबसे पहले या किसी भी प्रोग्रामिंग को जब आप सीखते हो ना, तो सबसे पहले अपना नाम प्रिंट कराओ, फिर 2 नंबर का सम का प्रोग्राम बनाओ, सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बनाओ। इसी तरह से प्रोग्रामिंग धीरे धीरे आदमी सीखता है। तो ये 2 नंबर के सम का प्रोग्राम है, जिसमें हमने क्या किया है, कैसे किया है। कोई क्वेश्चन, किसी को क्वेश्चन है तो मैं बता भी देता हूँ। सर देखिए, हमने क्या किया कि इंटीजर वेरिएबल बनाया जिसमें एक वैल्यू असाइन कर दी। अब ये जो 10 है एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। इंटीजर वेरिएबल वो होता है जिसमें हम प्लस माइनस ये सारी वैल्यू संभाल के रख सकते हैं, जिसमें हम इसी तरह की वैल्यू रखते हैं, मतलब पूर्ण वैल्यू रखते हैं, जिसमें मतलब पूरा वैल्यू, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 246 हो गया, 247 हो गया, इस तरह की वैल्यू। तो इसीलिए उसके लिए हम इंटीजर डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। और हमने इन दोनों वैल्यू को जब एक्स और वाई में होल्ड कर लिया, और एक्स और वाई को मैंने बताया भी था कि ये होते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल क्या होते हैं रंजीत? व्हाट इज अ वेरिएबल? व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल के बारे में बताया था मैंने थोड़ा सा। वेरिएबल क्या होते हैं, कोई बताए वेरिएबल क्या होते हैं जी? सर वेरिएबल हम उसे कहते हैं जो हमारी मेमोरी लोकेशन का जो नेम होता है ना, सिंपली,
So basically the name of memory location is called the variable. एंड सर जो वैल्यूज को होल्ड करके रखते हैं. हाँ, वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन. वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, बिल्कुल सही बात है. वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है. तो जो भी आपने 10 वैल्यू मेमोरी में गई है उसका नाम है x, जो 20 वैल्यू मेमोरी में गई है उसका नाम है y. ठीक है, तो ये नाम है जस्ट. ठीक है, जो वैल्यू को होल्ड करके रख रहा है, यानी कि जहाँ चाहिए आपको 10 वहाँ यूज करिए x, जहाँ चाहिए 20 वहाँ यूज करिए y, है ना. म्यूट कर लीजिए भाई. और आपने x और y को जोड़ दिया, तो x y को जब जोड़ा तो ये दोनों वैल्यू ऐड हो गए और ऐड का रिजल्ट z में आ गया और z को आपने प्रिंट कर लिया. तो यहाँ पे जो आ जाएगा आउटपुट वो आ जाएगा 30. ठीक है, ये प्लस ऑपरेटर का बिहेवियर है. म्यूट कर दीजिए भाई, किसने म्यूट नहीं किया है. ठीक है, अब अगर सपोज करो कि मैं इसी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में डबल कोड के अंदर लिख देता हूँ हेलो और प्लस लिख देता हूँ हाय. ठीक है, तो ये कॉन्कैटिनेट होके आ जाएगा, जुड़ के आ जाएगा. देखना चाहते हो आप, देख लीजिए. मैं इसको सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस, टेस्ट डॉट जावा से सेव कर देता हूँ. प्रोग्राम तो बनाने आपको आ ही गया होगा. अब जावा का प्रोग्राम लिनक्स पे चलाना, लिनक्स का प्रोग्राम जावा पे चलाना, ये ज़रूर कर लीजिएगा आप. कंपाइल वंस रन एनीवेयर वाला फीचर. सर तो कहीं ना कहीं जो है जावा के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी की गई है, क्योंकि जब आप जावा सी प्लस ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर एक लौता ऑपरेटर है जो इम्प्लिसिटली ओवरलोडेड है. ठीक है, ये देखिए, ये प्लस ऑपरेटर को जब दो स्ट्रिंग मिलता है तो उसको कॉन्कैटिनेट कर देता है. लेकिन प्लस ऑपरेटर को दो ऐसी वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू मिली तो उसने उसको ऐड कर दिया. तो ये देखो, प्लस ऑपरेटर एक ही ऑपरेटर है जिसका नेचर दो अलग अलग जगह पे अलग अलग है. तो बस इतना ही समझाना था आपको कि यही ओवरलोडिंग बस यहाँ होती है. प्लस के केस में बस सतर्क रहें, बाकी सब कुछ वही है. और इसका यूज पड़ जाता है. अब जैसे देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर मैं केवल z को प्रिंट करता हूँ तो z यहाँ पे आउटपुट आपको दिखा देगा. z में मतलब 30 है, आ गया. लेकिन z से मुझे कुछ और आगे लगाना है तो मैंने सम इक्वल टू ये यहाँ पे ऐसे प्रिंट करा दिया. डबल कोड में जो कुछ लिखते हो एज इट इज आ जाता है. अब प्लस अगर मैंने इसके साथ लगा दिया तो इसके साथ ही जुड़ के आ जाएगा, कॉन्कैटिनेट होके आ जाएगा. तो इस केस में इसका एक फ़ायदा मतलब कहीं ना कहीं हो जाता है हमारे लिए. तो z प्लस और यहाँ पे इसको हमने क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया और इसको रन कर दिया. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सम इज इक्वल टू 30 आ गया, पूरा लिखा हुआ. तो ये सम इज इक्वल टू 30 कैसे आ गया, क्योंकि सम को डबल कोड में लिखा था प्लस और z है ना, z की वैल्यू 30 थी, 30 उसके साथ जुड़ के आ गई, कॉन्कैटिनेट हो गई. तो प्लस ऑपरेटर जब चेक करता है कि जी दो प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास हैं, उनको जोड़ दिया. जब उसने देखा कि एक स्ट्रिंग है और एक प्रिमिटिव है तो उनको कॉन्कैटिनेट कर दिया. ठीक है, और अगर सपोज करो कि ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए, लेट्स से ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए, मैं बताता हूँ आपको. अब आप देखना, जैसे 1 + 2 + 4 + हाई +4 + 6 + कुछ भी ऐसे, है ना. अब इसका आउटपुट क्या आएगा आपके हिसाब से, ये पूरा जो हमने लिखा हुआ है क्या आना चाहिए, आपके हिसाब से आउटपुट? 1 2 4 हाई 4 6 1. अजी समझ में आ रहा है? पहले वाला जुड़ जाएगा, बाकी सब कॉल पहले वाला सारा जुड़ के आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है. पहले वाला सारा जुड़ के आ जाएगा और बाकी एज इट इज कॉन्कैटिनेट होके आ जाएगा, है ना. ये बिल्कुल आप देखिए, यहाँ पे कंपाइल किया और रन किया तो पहला जो था शुरू के जो सारे इंटीजर थे जुड़ के आ गए. 1 2 4 7 हो गया, हाई के बाद 4 6 1 एज इट इज आ गया. क्योंकि प्लस ऑपरेटर में ऐसा कोडिंग करी, मतलब ऐसा लॉजिक है, समझ लो कि वो चेक करता है कि जी डबल इंटीजर मिलते गए, जोड़ते चला गया.
जैसे उसे एक स्ट्रिंग मिली तो आने वाली कोई भी वैल्यू अब स्ट्रिंग ही ट्रीट होने वाली है, चाहे वो कुछ भी हो। तो बस, तो ये कहीं ना कहीं इम्प्लिसिट ओवरलोडिंग है एक तरह से। क्लियर? यस सर। ओके, कोई ऐसा जिसको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा हो, सही से सुनाई नहीं दे रहा हो, बता देगा वो। ठीक है सर क्लास तो और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बता देते सर, पूरा एक बार पूरा प्रोग्राम समझा दीजिए सर। हेलो सर। ये पूरा प्रोग्राम तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले जो हमारा ये फीचर्स है जावा का वो रह जाएगा। तो हम फीचर्स जावा का सीख लेते हैं, ये सारे फीचर समझ लेते हैं, फिर आपको फंडामेंटल समझा देते हैं, फिर इसे भी समझा देंगे। और अगर वैसे जानना है तो जान लीजिए, और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है तो आप पूछ लीजिए। पूरा समझाने में तो मतलब अभी 10 दिन बाद समझा पाएंगे पूरा, लेकिन आप पूछ लीजिए जो आपको कन्फ्यूज़न लगता हो कि ये क्या है, वही मैं बताऊं। देखिए क्लास सर नहीं हाँ ऐसे जी सर, क्लास ही नहीं समझ में आया, बाकी प्रोग्राम जैसे इंट वगैरह तो समझ में आता है सर। जैसे इसमें सर प्रिंट करने का मेथड चेंज हो गए हैं, सिस्टम आउट प्रिंट एलन। सी लैंग्वेज में तो सीधा प्रिंट एफ लिख देते, आप पाइथन में प्रिंट एफ लगा के सीधा प्रिंट कर देते थे सर। इसमें थोड़ा सिंटैक्स अलग हो गए हैं, तो सिंटैक्स को ही सर जानना है हम भी सर। चाहें तो ओनली प्रिंट अप लिख देंगे आपको, मैं वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे यहाँ भी ये तरीका होता है। उसके लिए हमें एक इंपोर्ट लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट स्टैटिक जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम डॉट स्टार, ये लगाना पड़ेगा। अब जी आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मत लिखिए, ठीक है। ओनली आप क्या लिखोगे, ओनली आउट डॉट प्रिंटलन लिख दीजिए। अच्छा ये भी नहीं लगाना चाहते हो तो ओनली प्रिंटफ लिख दीजिए। आप बताइए, प्रिंटफ भी होता है हमारे यहाँ। देखो प्रिंट से रिलेटेड 3 फंक्शन होते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। कंपाइल हो गया, रन हो गया। देखिए प्रिंट से रिलेटेड 3 फंक्शन होते हैं। आउट डॉट प्रिंटफ लिखना पड़ेगा कहीं कहीं, ठीक है। आउट डॉट प्रिंटफ तो लिखना ही पड़ेगा। देखिए प्रिंट से रिलेटेड 3 फंक्शन होते हैं। एक होता है प्रिंट, फिर होता है प्रिंट एलन, और फिर होता है प्रिंट एफ। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? भाई नॉर्मल जो प्रिंट मेथड है ये केवल प्रिंटिंग कर देता है, प्रिंट करके छोड़ देता है। लेकिन ये एलन का मतलब होता है न्यू लाइन, प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन में लेके चला जाता है। अभी आप देखिए दोनों लाइन का जो आउटपुट है एक ही जगह आ रहा है, प्रिंट एफ में भी, ठीक है। 30 भी और ये नीचे वाला भी लाइन, समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ प्रिंट ओनली प्रिंट लगाता हूँ तब भी ऐसे ही आएगा, प्रिंट लगा देता हूँ तब भी ऐसे ही आएगा, सेम तरीके से आएगा, है ना। और अगर मैं प्रिंट एलन लगा देता हूँ तो ये न्यू लाइन में ब्रेक कर देगा, दोनों को न्यू लाइन में ब्रेक कर देगा। एलन मतलब न्यू लाइन, ठीक है। ओके, तो आपने कहा सर प्रिंट एफ और प्रिंट में फिर क्या डिफरेंस है जब दोनों से एक ही काम हो रहा है? तो प्रिंट एफ जो है ये जावा के 1.5 में लॉन्च हुआ था, जिसका पर्पस था फॉर्मेटिंग करना प्रोग्रामिंग में। जैसे कोई इंटीजर वैल्यू अगर आप प्रिंट कर रहे हो तो उसकी फॉर्मेटिंग करिए और उसके साथ %d लगा दीजिए, ठीक है ना। तो %d के थ्रू उसको आप प्रिंट कर लीजिए, ऐसे %d एम% वगैरह वगैरह जो भी आप लगाते थे, जैसे पहले प्रोग्रामिंग में सी में करते थे। ऐसे स्ट्रिंग वैल्यू तो %s लगा दिया, फ्लोट वैल्यू है %f लगा दिया। तो इस तरह से फॉर्मेटिंग आप प्रिंटफ में कर सकते हो जावा में, और वो JDK 1.5 से ही पॉसिबल है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटफ भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है इसे इंपोर्ट करना है ऐसे जैसे मैंने किया है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटफ, तो प्रिंटफ इज फॉर फॉर्मेटिंग पर्पज, कि आप अपना डेटा किस फॉर्मेट में चाहते हो, आप अपना डेटा किस फॉर्मेट में चाहते हो। इलीगल फॉर्मेट कन्वर्जन एक्सेप्शन,
मतलब यहाँ पे आपको ये वैल्यू आप इस तरह से नहीं दोगे, आप डायरेक्टली z दे दो, ठीक है। तो ये चल गया, देखिए वो सब आप स्ट्रिंग वगैरह मैसेज नहीं लिख पा रहे थे वहाँ, ठीक है। तो वो इलीगल बता रहा था। तो फिर इसके लिए आपको %s लिखना पड़ता, अगर आप वो भी देना चाहते हो कि सम इज इक्वल टू ऐसे करके, है ना, सम इज इक्वल्स टू प्लस, और यहाँ पे फिर %s लिख दीजिए। इस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हो अपने आउटपुट का आप। कंपाइल एंड रन, ठीक है। %d, %s, %f, ये सब आप यूज कर सकते। आपने कहा सर ये आपको कैसे पता चलता है, ये मेथड के नाम, ये मेथड, ये सारे मेथड प्रिंट स्ट्रीम क्लास के हैं, और मैंने डॉक्यूमेंटेशन देखा है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा हुआ है। या किसी क्लास के बारे में अगर आपको पता चल जाए तो क्लास के सारे मेथड का खानदान ऐसे निकाला जा सकता है, जावा पी, जावा डॉट IO डॉट प्रिंट स्ट्रीम। ये प्रिंट स्ट्रीम एक क्लास है और उसी का ये मेथड है। तो प्रिंट स्ट्रीम क्लास में देख सकते हैं ये मेथड सब दिए गए हैं। आप प्रिंट भी ना लगाओ, आपका आउटपुट आ जाएगा राइट मेथड के थ्रू, सिस्टम डॉट आउट डॉट राइट। ये देखिए प्रिंट है, प्रिंटफ है, प्रिंटलन है, ये सारे में फॉर्मेट मेथड से आ जाएगा आउटपुट, सॉरी फॉर्मेट मेथड से भी आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ प्रिंटफ की जगह पे फॉर्मेट, लेट्स ट्राई, ये फॉर्मेट सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। ये देखिए जी, मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नहीं लिखा और आपका आउटपुट कंसोल पे दिख गया, हमने फॉर्मेट मेथड यूज करा है। स्क्रीन बहुत स्लो यहाँ पे अपलोड हो रहा है ना, इस तरह से। हो रहा क्या कह रहे हो सर आप है। सर आपकी स्क्रीन बहुत अच्छा, मैं थोड़ा बहुत जल्दी हो गया, स्क्रीन थोड़ी स्लो हो आगे गई। तक निकल रहा अच्छा ठीक है, देखिए अभी मैं थोड़ा रुक गया हूँ अभी। है। रवि तक यहाँ पे जावा पी ही प्रिंट हुआ है, दूसरा कुछ ओहो, मैं दोबारा जावा पी का कमांड आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। क्या सबको ऐसे ही आ रहा है या किसी को अभी? यस सर, आपकी स्क्रीन स्लो आ रही है। हाँ सर, थोड़ा वीडियो लगी है। सर। जी सर, स्लो आ रहा है। ये देखिए मैंने लिख दिया, इसे चला दिया यहाँ पे। तो प्रिंटिंग के लिए होता है बेसिकली प्रिंटफ, है ना। तो जब प्रोग्राम में लिखा करूँगा तो थोड़ा सा स्पीड में स्लो करूँगा ताकि वो लैकिंग ना रहे। तो श्याम बेसिकली ये होता है प्रिंटिंग के रिलेटेड चीज़ें। प्रिंट, अब देखो जावा में क्या है और सी में क्या था। सी कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज तो थी नहीं, वहाँ क्लास ऑब्जेक्ट नहीं होता था, इसलिए फंक्शन डायरेक्टली चलते थे। और हमारी कोई भी फंक्शन, कोई भी मेथड किसी क्लास से ही बिलोंग करता है। तो क्लास से बिलोंग करता है, इसकी वजह से मतलब हम सारा चीज़ क्लास में ही लिखते हैं। अब जैसे प्रिंट एलन भी है या प्रिंटफ है, वो किसी क्लास का मेथड है, इसीलिए उसको हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट से ही चलाएंगे। इस वजह से थोड़ा सा सिंटैक्स बदलता है, और कोई बात नहीं। अब तो दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है सबको? दिख रहा है सर। फॉर्मेट मेथड देखिए मैंने यूज करा है, तो ये चीज़ है। बाकी और पूछिए और मैं आपको बताता हूँ। बाकी मेन मेथड वही है हमारा, जो एंट्री पॉइंट को मेंटेन करने के लिए होता है। प्रोग्राम लाइन बाय लाइन मेन मेथड से ही चलता है। और डिस्कस करेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आएगा ये, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट को, कि क्यों हम ये मेन मेथड बना रहे हैं, क्यों हम इसको पब्लिक लिख रहे हैं, क्यों स्टैटिक लिख रहे हैं, इसका क्या पर्पस है, सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। सर ये फॉर्मेटिंग का बताइएगा कि हाँ अपना जी, फॉर्मेटिंग क्यों, आप फॉर्मेटिंग का बताइएगा कि फॉर्मेटिंग क्यों की जाती है और ये होता क्या है बेसिकली। फॉर्मेटिंग जैसे सपोज करो आप कोई इंटीजर वैल्यू यूज करते हो, ये बेसिकली सी से लिया गया है। जैसे सपोज करो कि कोई आप इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो, तो इंटीजर वैल्यू के लिए जी फॉर्मेटिंग कर दी गई। एक उसके लिए %d बता दिया गया कि जी %d यूज कर लो, है ना, %d के थ्रू। मतलब एक थोड़ा सा सिंटैक्स सी के सिमिलर हो जाता है। सी में अगर किसी ने फॉर्मेटिंग कर रखी हो, अब जैसे सपोज करो कि मुझे डी के साथ कोई स्पेस चाहिए, है ना, जब हम प्रिंट कराते हैं तो वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कुछ इस तरह से लगा देते हैं। जैसे मैंने %d लगाया और मैंने %d से पहले
कई बारी %2D लगा देते हैं। 2D का मतलब ये हो गया कि 2 पिक्सल की जो स्पेस है वो कंसोल पे दिखने लगे, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग इसलिए करा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कई बारी मुझे कोई पैटर्न प्रिंट कराना है ना, कोई पैटर्न प्रिंट कराना है, तो पैटर्न में जी कहीं /n लगाया जाता है, कहीं /f लगाया जाता है, ठीक है। मतलब /n समझते हो ना, न्यू लाइन के लिए, न्यू लाइन ब्रेक करने के लिए, ठीक है। Yes. और कहीं एक स्पेस 2 पिक्सल का स्पेस चाहिए, कहीं एक पिक्सल का स्पेस चाहिए, तो उसके लिए बेसिकली फॉर्मेटिंग करी जाती है। तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। जैसे अभी आप देखो सर तो ये परसेंट हाँ जी, सर ये 2 पिक्सल क्या है? आपने बताया कि 2 पिक्सल ये के लिए 2 परसेंट पिक्सल, का ये यूज करें। कंसोल की बात हो रही है। कंसोल पे जब ये दिखाता है ना, अब जैसे मैंने %10D लगा दिया, तो ये देखो, ये देखो, जैसे मैंने % सिंपल प्रिंट कराया था, अभी मैं रुक जाता हूँ थोड़ा, मे बी आपको स्क्रीन अभी दिखेगी, दिखा? अभी दिखा? मैंने ये प्रोग्राम रन किया है कंपाइल करके, हाँ दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? तो नहीं नॉर्मल जब सर, मैंने अभी तो रन नहीं किया था, तो वो यहाँ पे प्रिंट करके किनारे से दिखा रहा था। मैंने % के साथ 10D लगा दिया, तो 10 पिक्सल ये इधर से ये लेके यहाँ तक ये पूरा डिफरेंस आ गया, ये पूरा गैप आ गया, जी मतलब सर, जी इतना स्पेस छोड़ दिया इसने, ऐसे। ये फॉर्मेटिंग। ऐसे ही /n भी होता है, जो आप सी में भी लगाते आ रहे होगे। सी तो पढ़ा है समरूज? जी सर, पढ़ा है। तो उसी तरह से /n/r/f/t सब लगा सकते हो आप, जिससे ये फॉर्मेटिंग कर सकते हो कि कैरेक्टर इस तरह से दिखे, इस फॉर्मेट में दिखे। ये फॉर्मेटिंग होती सर सी नहीं पड़ी है। सर। अच्छा, तो कोई बात नहीं, जो मैंने अभी बताया है ये फॉर्मेटिंग आप करिएगा, जो मैंने आपको बताया ये सारा चीज देख के। और आगे चल के जब हम कोई स्ट्रिंग पढ़ेंगे, स्ट्रिंग हैंडलिंग करेंगे, तो मैं आपको टास्क दूंगा कि ये इस तरह से मुझे पैटर्न प्रिंट कराना है, तो उस तरह से पैटर्न प्रिंट कराने के लिए जी आप इसका यूज कर सकते हो। इस तरह से डेटा दिखाना है तो इसका यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, तो सर हाँ जी, ओके सर, मैं ऐसा पूछूं, जैसे सर ये प्रिंट ऑफ हमारा मेथड है, हम्म। अगर हम इसके इनसाइड कोड देखना चाहते हैं कि इसके इनसाइड में कोड क्या है, तो वो कैसे देखेंगे? हाँ, बेसिकली बिल्कुल देख सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है आपका। प्रिंटफ के अंदर इनसाइड कोड देखना चाहते हैं, आ जाइए मैं आपको दिखाता हूँ इनसाइड। आप तो पता है ना कि जावा का सारा सोर्स कोड कहीं पे अवेलेबल होता है, कहाँ अवेलेबल होता है प्रदीप बताइए? जावा का सोर्स कोड अवेलेबल है, जावा ओपन सोर्स लैंग्वेज है, और ओपन सोर्स लैंग्वेज फ्री में देती है आपको पढ़ने के लिए चीज़ें। देखो जावा का एक डॉक्यूमेंट फीचर है ओपन सोर्स, ये फीचर ही समझ लो आप पढ़ रहे हो। ओपन सोर्स का मतलब होता है सोर्स कोड ओपन, सॉफ्टवेयर फ्री लाइसेंस। सोर्स कोड ओपन है जावा का, तो जावा का सोर्स कोड ओपनली अवेलेबल है। जिस तरह से जावा बनाई गई थी वो पूरी आपको दी गई है जी, पढ़िए आप। तो कहाँ पे है जावा का सोर्स, पता है प्रदीप? डॉक में सर मिलेगा। कहाँ पे मतलब किस जगह जाऊँ मैं? जावा फोल्डर के अंदर, जेडीके के अंदर। सर जेडीके के अंदर जाऊंगा, SRC फोल्डर जावा के पर। अंदर जेडीके के अंदर एसआरसी फोल्डर हमें मिलेगा, बिल्कुल। इस एसआरसी फोल्डर में जावा का ही सारा सोर्स कोड है, इस एसआरसी फोल्डर में जावा का सारा सोर्स कोड है। तो बस इस सोर्स कोड को एक्सट्रैक्ट करिए, सोर्स कोड को ओपन करिए। आपको ये पता होना चाहिए जी ये मेथड किस क्लास का है, पहली चीज। अगर इसमें आपको सर ये पता चल जाए देखिए, ये मेथड किस क्लास का है, और फिर क्लास पता चल जाए किस पैकेज के अंदर है, तो 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। पहला पैकेज, दूसरी क्लास, तीसरा मेथड का नाम। पैकेज पहले आता है, पैकेज के अंदर क्लास होती है, क्लास के अंदर मेथड होता है। पैकेज, क्लास एंड इसमें सर मेथड। देखना है ये मेथड की नेम शो करता है। नहीं, आप चिंता न करिए, आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ना। आप देखिए, ये देखिए, ये मेथड है, ये एसआरसी है। इस एसआरसी को आप ऐसे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या इसको कॉपी करके एसआरसी दिख रहा है ना सबको? जी सर, दिख रहा है। ठीक है, तो एसआरसी को मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है, मैं एसआरसी न्यू फोल्डर में। तो मैं जी यहाँ पे आ गया, राइट क्लिक करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दिया हूँ, देखो ऐसे, ये मेरा एक्सट्रैक्टेड है ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये फोल्डर है, हमारे पैकेजेस हैं, जावा, जेवैक्स, कॉम, ये हमारे फोल्डर्स के नाम हैं। ये फोल्डर हमारे लिए पैकेजेस कहलाते हैं। तो जी
मैं सबसे पहले जाऊंगा जावा के अंदर, जावा के अंदर जाऊंगा आयो, और आयो के अंदर आ गया जी मैंने प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर। ठीक है, प्रिंट स्ट्रीम क्लास ये है। प्रिंट स्ट्रीम क्लास को राइट क्लिक किया, ओपन विथ, इसको हम नोटपैड प्लस प्लस है तो बहुत अच्छे से देख सकते हो, वर्ड पैड कर देते हैं। मैं वर्ड पैड कर देता हूँ इसलिए क्योंकि नोटपैड प्लस प्लस मेरे पास नहीं है, अच्छा दिखता है ये। फिर कंट्रोल एफ कर देते हैं और यहाँ जाते हैं प्रिंट एफ में। तो प्रिंट एफ करके अगर हम देखेंगे तो प्रिंट एफ मेथड का डेफिनेशन आपको मिलेगा। प्रिंट एफ, एक मिनट, अब थोड़ा सा नहीं है आईडी की वजह से, ये देखो प्रिंट एफ मेथड यहाँ पे है, ये आईडी मतलब, एक मिनट रुक जाइए जरा, ये बेसिकली पता है अगर यहाँ पे मेरे पास दूसरा एडिटर होता तो दूसरे एडिटर में मैं बहुत आसानी से देख पाता। यहाँ पे इस पर्टिकुलर एडिटर में ये सही से दिख नहीं रहा है। सो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, है ना। मैं इक्लिप्स में इसको पेस्ट कर दूंगा और इक्लिप्स में ही ओपन करके आपको दिखा दूंगा। वैसे किसी भी तरह से ओपन कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास नोटपैड प्लस प्लस होता तो अच्छे से कोड दिखता, ये वर्ड पैड में थोड़ा बहुत अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है। अच्छा, जिसको नहीं पता है कि भाई जावा का सोर्स कोड कहाँ होता है, src.zip में होता है, और src को देखो ऐसे एक्सट्रैक्ट करा जा सकता है और फिर इसका डॉक्यूमेंटेशन भी जनरेट कराया जा सकता है, जिससे आप मतलब सोर्स कोड के अंदर आने वाले सारे कैरेक्टर्स का डॉक निकाल के उसको पढ़ सकते हैं इजीली, है ना। तो फिलहाल के लिए मैं अभी वो काम नहीं करने जा रहा हूँ। मैं अभी आपका ये जो प्रिंट स्ट्रीम क्लास है आईओ पैकेज के अंदर है, इस प्रिंट स्ट्रीम क्लास की इस फाइल को कॉपी करूँगा। प्रिंट स्ट्रीम क्लास की फाइल को कॉपी कर लेता हूँ और अपने किसी प्रोजेक्ट में यहाँ पे इक्लिप्स में मैंने कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में इसको पेस्ट कर दिया एंड देन उसे ओपन कर लिया। अब देखिए ये क्लास थोड़ा सा अच्छे से दिखने लगा, है ना, प्रिंट स्ट्रीम। ठीक है, अब ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि पैकेज का नाम वाम नहीं मिल रहा है। अब हमें यहाँ सर्च करना है प्रिंटफ मेथड, तो प्रिंटफ मेथड आप नीचे कहीं पा जाओगे कि प्रिंटफ मेथड, जैसे राइट मेथड था, प्रिंट मेथड है, प्रिंटफ मेथड, उसकी डेफिनेशन यहाँ से आप देख सकते हो। ये सब डेफिनेशन ही है, दिख रहा होगा आपको, प्रिंट एलन है, तो ये प्रिंटफ मेथड की डेफिनेशन है। प्रिंटफ मेथड जो है इंटरनली कहीं ना कहीं आपसे फॉर्मेट लेती है, आर्गुमेंट लेती है, फिर रिटर्न कर देती है फॉर्मेट क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ से। तो ये डेफिनेशन है उसका। देखिए प्रदीप, दिख रहा है आपको? यस सर, दिख रहा है। अब फिर ये फॉर्मेट मेथड जो है इंटरनली कैसे चलती है, मतलब आपको ऐसा नहीं मिल जाएगा कि बिल्कुल क्लियर मिल जाएगा कि जी ये एक ही जगह सब कुछ होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो मेथड इंटरनली किसी और मेथड को कॉल कर रही होगी, तो फिर आपको उसके मेथड के अंदर जाना पड़ेगा, फिर वो किसी को कॉल कर रही होगी, फिर उसके मेथड में जाना पड़ेगा, और इस तरह से आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। इस तरह से डेफिनेशन मिल जाएगा, तो किसी क्लास के मेथड की डेफिनेशन पढ़ी जा सकती है, ऐसे देखी जा सकती है। यही तो अच्छा है जावा के अंदर कि जावा हमारी ओपन सोर्स लैंग्वेज है, और अगर ओपन सोर्स नहीं होता तो आज इतनी सारी टेक्नोलॉजीज नहीं होते मार्केट में, लाइक सर्वलेट, जेएसपी, स्प्रिंग, हाइबरनेट, है ना, स्प्रिंग बूट वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, लाइक ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज हैं, और आपकी क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, बिग डेटा रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं। ये सारी टेक्नोलॉजीज जस्ट बिकॉज ऑफ ओपन सोर्स ही पॉसिबल हो पाया। अब पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये तो हो गया पढ़ने की बात, है ना। अब अगर मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन निकालूं तो कैसे निकाल सकता हूं जी? यहीं पे CMD लिख के एंटर मार देते हैं, CMD यहीं पे लिख के एंटर मार देते हैं। ठीक है, तो मेरा ये CMD IO पैकेज में ओपन हो गया। ठीक है, अब आप लिखिए यहाँ पे कमांड जिसका नाम है जावा डॉक, और लिख दीजिए स्टार.जावा। शायद ये कमांड सब लोगों ने चलाया होगा, नहीं चलाया होगा तो जरूर आज चलाइएगा।
तो जावा डॉक स्टार डॉट जावा। देखो मैं रोज आपको कुछ ना कुछ थियरी तो पढ़ाता रहूँगा, थोड़ा चाहे वो 10 मिनट का ही प्रैक्टिस ऐसे बताऊँगा, वो आपको ज़रूर करते रहना है, डेली बेसिस पे ट्राई करते रहना है। इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों से ही आप एक दिन आपके अंदर धीरे-धीरे स्किल डेवलप हो जाएगी और वो याद भी रखना है। तो मैंने ये कमांड चला दिया जावा डॉक स्टार डॉट जावा। बताया था तो जावा डॉक CMD और JDK के बिन में है, जो डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे लिखे आप एंटर मारेंगे तो इसका ये डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करेगा, मतलब बहुत सारी HTML फाइल बन के आ जाएंगी और उस HTML फाइल को आप रीड कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, ये बैकएंड में HTML बन के आ जाते हैं, ये देखिए सब यहाँ पे बैकएंड में HTML बन के आ जाता है। इसमें एक HTML फाइल बनती है इंडेक्स, बस इसको आप डबल क्लिक करके यहाँ से भी ओपन कर सकते हो और यहाँ पे भी index.html लिख सकते हो CMD में। तो मैं यहीं से ओपन कर लेता हूँ, ये लीजिए, ये देखिए। ठीक है, ये डबल क्लिक करके मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ से इसे पढ़ लीजिए आप। ये सारी क्लासेस हैं, ये आईओ पैकेज का ही डॉक्यूमेंटेशन आपने निकाला, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन एक पैकेज का एक बार में निकलता है। तो किसका आप देखना चाहते हो जी? मान लो स्ट्रिंग का देखना चाहते, सॉरी प्रिंट स्ट्रीम का देखना चाहते हो, serializable का देखना चाहते हो, स्ट्रिंग राइटर का देखना चाहते हो, जिसका भी देखना चाहते हो। प्रिंट स्ट्रीम का ही देख लेते हैं जी। और इनकी ये मेथड्स देख लेते हैं, मेथड्स पे क्लिक करिए तो ये सारे मेथड्स और उसकी डेफिनेशंस हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हो। कोई बंदा कोई वेबसाइट बनाता है ना, जिसमें जावा ट्यूटोरियल होता है या कोई किताब लिखता है, वो कहाँ से पढ़ता है ये सब? तो कैसे पता चलता है कि जी प्रिंट स्ट्रीम कुछ होती है या ये होता है या सिस्टम क्लास है या स्ट्रिंग हैंडलिंग में क्या क्या मेथड्स हैं? तो सारे मेथड और सारी चीज़ों की लिस्ट यहीं से वो निकालता है। ठीक है, और डेफिनेशन भी यहीं से देता है और लिख देता है कि एज पर द जावा डॉक्यूमेंटेशन। तो आप भी देख सकते हो, ये क्लासेस की लिस्ट है और यहाँ मेथड्स पे क्लिक करोगे तो सारे मेथड, यहाँ फील्ड्स पे क्लिक करोगे सारे फील्ड्स आ जाएंगे, वेरिएबल जिनको बोलते हैं। और मेथड अगर शॉर्ट में देखना है तो यहाँ पे किसी क्लास का, जैसे यहाँ पे था ना स्ट्रिंग, तो प्रिंट स्ट्रीम ही था, तो यहाँ पे देखो मेथड पे क्लिक करोगे तो शॉर्ट में सारे मेथड्स आ जाएंगे। अब उन्हीं मेथड्स की लिस्ट आ गई, शॉर्ट में आ गई। तो वो जावा पी क्या था, वो डिकम्पाइल करके बस CMD से देखने का तरीका था। तो जावा का सोर्स कोड कैसे निकालते हैं ये भी आपने साथ ही साथ देख लिया, और ये ओपन सोर्स को प्रूफ करता है। देखिए, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी अगर है तो सोर्स कोड ओपन है, सॉफ्टवेयर फ्री है। अगर सोर्स कोड ओपन है तो इजीली ऐसे देख के पढ़ सकते हो, और कोई भी बंदा पढ़ के नई चीज़ें डेवलप कर सकता है। एंड्रॉयड ओपन सोर्स नहीं होता तो नहीं बन पाता, है ना? कहीं न कहीं ओपन सोर्स ही था, तभी इसको पढ़ के, इसको देख के, समझ के, इसको मतलब नई चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। मतलब टेक्नोलॉजी वास्ट हो जाती है, और टेक्नोलॉजी वास्ट होती है ओपन सोर्स की वजह से। कोई भी टेक्नोलॉजी वास्ट होती है ओपन सोर्स की वजह से। ओपन सोर्स नहीं होगा तो मतलब नई API, नए कंसेप्ट कभी भी ऐसे डेवलप नहीं हो जाएगा। वो जब भी चीज़ें बनेंगी वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेगा कि टेक्नोलॉजी है वही वही बना के आपको देगी। ठीक है, और ओपन सोर्स से क्या हो जाता है, डेवलपमेंट कॉस्ट कम से कम हो जाता है। डेवलपमेंट कॉस्ट कैसे कम हो जाता है जी? भाई जैसे सपोज करो कि मैं एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूँ और सॉफ्टवेयर कंपनी मेरी है, और मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, कहता है कि जी सर प्रोजेक्ट बना दो, तो मैं उसके प्रोजेक्ट का कॉस्ट एस्टिमेशन दूंगा। भैया देखो इतने में प्रोजेक्ट बनेगा, तो कैसे कॉस्ट एस्टिमेट करूंगा? तो वो इनवाइस हमसे मांगेगा। तो मे बी छोटे मोटे इनवाइस तो ऐसे ही बना दिए जाते हैं, बट जो अच्छे स्टैंडर्ड लेवल पे इनवाइस बनता है जो हम अपने पर्पस के लिए बनाएंगे, तो उसमें हम सारी कॉस्टिंग जोड़ेंगे कि हमारे डेवलपर कितने इसमें इन्वॉल्व होंगे, कितना रिसोर्स लगेगा, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे, कौन से सिस्टम यूज़ होंगे। अगर मान लो सिस्टम यूज़ होंगे तो उसमें क्या OS होगा, OS की क्या कॉस्टिंग थी, है ना? तो इसीलिए तो कंपनीज में लिनक्स यूज़ करा जाता है। इसीलिए तो मैंने आपको लिनक्स इंस्टॉल करवाया कि लिनक्स भी आप पढ़िए, कि कंपनी में जो अगर वो विंडो एफर्ड नहीं कर सकता, विंडोज़ की कॉस्टिंग होती है, तो फिर इसी वजह से हम लिनक्स पे काम करते हैं, और कंपनी सिक्योरिटी रीजन से भी लिनक्स को फॉलो करती है। उसकी कॉस्टिंग 0 होती है, वहाँ पे पैसा नहीं लगता है कहीं न कहीं। जावा भी, अगर आप लैंग्वेज जावा यूज़ करोगे तो पैसा नहीं लगेगा, कोई और जैसे C# यूज़ करोगे तो पैसा लेगा। वो टेक्नोलॉजी लेती है, अपनी आईडी का पैसा लेती है, अपने सर्वर का पैसा लेती है वो।
जावा में बहुत सारी चीज़ें हैं। जावा के सर्वर फ्री में आ जाते हैं, अपाचे टॉमकैट फ्री में आ जाता है जी, डेटाबेस माइस्क्ल फ्री में आ जाता है, जावा फ्री है। ठीक है, तो फ्री चीज़ें अगर होती हैं तो सॉफ्टवेयर फ्री हैं, तो डेवलपर की कॉस्ट जुड़ेगी, बस लाइट पंखा बिजली एसी वो भी जुड़ेगा, बट जो रिसोर्सेज की कॉस्ट कम हो जाएगी, रिसोर्सेज की कॉस्ट कम हो जाएगी, तो जिससे डेवलपमेंट कॉस्ट कम हो जाएगा, है कि नहीं। एंड्रॉयड में आजकल 10,000 में ऐप बनाने के लिए रेडी हैं लोग, यही तो रीज़न है कि सब चीज़ फ्री है, सिस्टम आपके पास है ही, बना लो एप्लीकेशन। और iOS में वही चीज़ थोड़ा पेड है, समझ रहे हो ना, iOS में वो सारी चीज़ें पेड हैं, इससे डेवलपमेंट कॉस्ट उनकी कम हो जाती है, पर iOS की ज़्यादा हो जाती है पेड होने की वजह से। अब सारी चीज़ें पेड हैं तो, और उनकी प्लेटफॉर्म भी चाहिए, अगर उनका हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाने जाओगे तो उसकी भी कॉस्टिंग होगी, उसके लिए स्पेसिफिक उनकी लैपटॉप खरीदो, मशीन खरीदो, मोबाइल खरीदो, है ना, जो भी है। तो और यही रीज़न है कि जी एंड्रॉयड का जो मार्केट है इन कंपैरिजन टू iOS थोड़ा बेटर है, ज़्यादा यूज़र्स भी हैं, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है मैक्सिमम, तो iOS में तो मैक्सिमम पेड होंगे, कुछ फ्री होंगे, राइट। तो ओपन सोर्स की वजह से, ओपन सोर्स है तो सब बहुत सारे फायदे हैं, सोर्स कोड ओपन, सॉफ्टवेयर फ्री लाइसेंस, डेवलपमेंट कॉस्ट कम एंड टेक्नोलॉजी वास्ट हो जाना, ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स फीचर भी आपने डिस्कस कर लिया। सिंप्लिसिटी फीचर तो मैंने सारा बता दिया आपको, सिंप्लिसिटी क्यों है, सिंपल कहने के लिए सिंपल है लेकिन समझने में बड़ा टफ है इतना सारा चीज़ सिंप्लिसिटी में ही इतना सारा चीज़ था, ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है, पॉइंटर नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी पे आ जाते हैं। सिंप्लिसिटी तो हमने कितने फीचर समझ लिए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी तो हम पहले से जानते हैं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है जी, ऐसी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है जिसके पास कंपाइल वंस रन एनीवेयर का फीचर हो। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि जावा का प्रोग्राम कंपाइल करो विंडो पे, चला दो लिनक्स, चला दो मैक पे, दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कंपाइल वंस रन एनीवेयर, ठीक है। सिंपल का फीचर हमने देख लिया, साथ ही साथ हमने फीचर देख लिया अपना ओपन सोर्स का, राइट। अब चलते हैं सिक्योरिटी फीचर को समझते हैं, वाई जावा इज सिक्योर। और सिक्योरिटी का एक रीज़न तो मैंने आपको पहले भी शेयर कर दिया है, पॉइंटर ना होना। पॉइंटर न होने की वजह से सबसे बड़ा रीज़न है, अगर टेक्नोलॉजी में पॉइंटर है तो इसमें एड्रेस को ईजिली हैक करा जा सकता है, एड्रेस किसी का निकाला जा सकता है, उसकी मेमोरी एड्रेस पे पहुंचा जा सकता है, उसकी मेमोरी डेटा को लीक करा जा सकता है, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। और सिक्योरिटी दो तरह से होती है, एक होती है लो लेवल सिक्योरिटी, एक होती है हाई लेवल सिक्योरिटी। लो लेवल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है जी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद ही दे देती है, और हाई लेवल की सिक्योरिटी मतलब जी अपने प्रोग्राम में आप सिक्योरिटी खुद ऐड कर सकते, ठीक है, तो वो सिक्योरिटी है। तो जावा लो लेवल और हाई लेवल की दोनों की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं लो लेवल की सिक्योरिटी नहीं देती हैं, हाई लेवल की देती हैं, जैसे मतलब लैंग्वेज में उतनी सिक्योर नहीं है, बट वो कहते हैं कि सिक्योरिटी के लिए ये एपीआई यूज कर लो, ये तरीके यूज कर लो, वो हाई लेवल की सिक्योरिटी। तो जावा में लो और हाई दोनों तरह की सिक्योरिटी है। मैं फिर से बताता हूँ, लो और हाई का मतलब, लो मतलब जो टेक्नोलॉजी खुद ही देती है अपने साथ। अब जैसे जावा सिक्योर लैंग्वेज है क्योंकि देखो पॉइंटर नहीं है, तो ये एक कंसेप्ट हो गया जिसकी वजह से ये लो लेवल की सिक्योरिटी हो गई। जावा के अंदर जब भी प्रोग्राम कंपाइल होता है तो कंपाइल होने के बाद कंपाइल कोड में एक मैजिक नंबर ऐड हो जाता है, और जब भी आप प्रोग्राम रन करते हो तो उस मैजिक नंबर के बिहाफ पे बाइट कोड का वेरिफिकेशन होता है, और उस वेरिफिकेशन से वजह से जावा जो है वो सिक्योर है। वो कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये मैं CMD क्लोज कर देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए ये जावा का प्रोग्राम है, ये आपने कंपाइल करा, इसका बाइट कोड यहाँ पे बन गया, स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को, नहीं दिखेगी बता दीजिएगा। थोड़ा आगे ठीक है सर। अभी जैसे देखिए मैंने प्रोग्राम रन कर दिया, आपको दिखाई है, ओनली रन किया है, सर प्रिंट फंक्शन दिखाई दे रहा नहीं दिखा हाँ सर, आप जाकर देखा, अब कोई बात नहीं, कोई आप बात देखा सर, आप जाकर दिखा ना, ओके। तो
ये जावा टेस्ट करके मैंने प्रोग्राम रन किया। अब जी मैं बाइट कोड को ओपन करने जा रहा हूँ और बाइट कोड में मैं कोई चेंजेस नहीं करूँगा, बस कोई चेंजेस नहीं करूँगा। और कहो तो एक आधा चेंजेस कर भी देते हैं कि बाइट कोड मैंने ओपन कर दिया और बाइट कोड में बस मैं एक आधा डब्बा यहाँ से हटा देता हूँ और फिर से लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने कोई गलती तो करी नहीं, है ना। ये बिल्कुल उसी तरह से बात हो गई कि जैसे कहीं पे मान लो कि बहुत सारा गोल्ड रखा हुआ है और कहीं पे ढक के रखा हुआ है और आपने उसे खोला, खोल के देखने के लिए कि यार देखें ये क्या है, और जब से खोल के देखने जा रहे थे तक पुलिस आ गई और उसने आपको पकड़ के ले गई। तो आपने बोला सर तो मैं तो देखने के लिए बस ओपन किया था। उसको लगा कि यार उस तो चोरी कर रहे हो, है ना सर, समझ रहे हो मेरी बात। तो मतलब आपने ओपन ही क्यों किया था उसे, आपने इस डब्बे को हटाया ही क्यों था। अगर हटाया भी तो चलो ठीक है, लगा दिया और फिर उसके बाद सेव भी कर दिया, इसका मतलब आपने कुछ बाइट कोड में चेंज मार दिया है। अब बाइट कोड में अगर चेंज मार दिया है तो ये बाइट कोड कभी रन नहीं होने वाला है जावा में। तो मतलब जावा के बाइट कोड को अगर अनडिजायरेबल तरीके से मतलब अनयूजुअल वे से अगर किसी ने कहीं से भी उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, मतलब मेरा प्रोग्राम इंटरनेट पे चल रहा था, किसी सर्वर पे चल रहा था, ठीक है, किसी सर्वर पे चल रहा था, मेरे 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 लोगों को, मेरे जो मतलब या हैकर्स को पता चल गया जी इनका सिस्टम में ये इस डोमेन से आईपी निकल जाती है, आईपी पता चल गई कि ये सिस्टम में है, इस सिस्टम पे कोई प्रोग्राम बना के भेज दिया, कुछ ऐसे कर दिया कि भाई जिससे वो हमारे उस बाइट कोड में चला गया, बाइट कोड के अंदर वो प्रोग्राम जाके हमारी मेमोरी लीक कर रहा है, कोई दिक्कत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। बाइट कोड में कभी कोई वेरिफिकेशन या सॉरी कोई भी दिक्कत होगी, जो सर्वर पे जैसे चलने जाएगा वो प्रोग्राम, और सर्वर में भी जेवीएम होता है, जेवीएम में भी बाइट कोड वेरिफिकेशन होता है, वो इस प्रोग्राम को चलने ही नहीं देगा। ये लो लेवल की सिक्योरिटी हो गई। देखिए नॉर्मल प्रोग्रामिंग में, जैसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग मतलब सी का एग्जांपल ले लेते हैं, सी प्लस का एग्जांपल लेते हैं। जब कोई प्रोग्राम कंपाइल होता है ना, तो कंपाइल होने के बाद जो फाइल बन जाती है, अब उसको जब आप रन करते हो तो वो रन करते हो तो बस उसको रन होने से मतलब होता है ना। होने का सिंटैक्स कुछ ऐसे होता है कि जैसे आप रन करते हो, जैसे यही सम का एग्जांपल ले लो, सम को जैसे आपने डबल क्लिक करा तो डबल क्लिक करते ही सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसका फॉर्मेट चेक करा, इसका फॉर्मेट वैलिड था तो मेमोरी में लोड करा और चला दिया, खत्म। इसको बोलते हैं वैलिडेशन, ओनली वैलिडेशन, एक ही काम हो रहा है, बस वैलिडेशन कर रहा है। ठीक है, मतलब एक स्टेप का प्रोसेस कर रहा है, मतलब सिक्योरिटी में भी एक स्टेप वैलिडेशन का प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। मतलब अगर सपोज करो कि इस EXE में कुछ अगर चेंजेस भी हो चुके हैं, किसी तरह से इसमें जाके कुछ आपने गड़बड़ी भी कर रखी है और बस आप डबल क्लिक करके रन कर रहे हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बस फॉर्मेट चेक करता है और कुछ नहीं चेक करता है। अगर फॉर्मेट वैलिड है तो इस क्लास को, इस EXE फाइल को मेमोरी में लोड करेगा और चला देगा, खत्म कहानी। अगर गलत है तो गलत भी चला देगा। समझ रहे हो ना। इस EXE में कुछ लाइनें हटा भी दोगे और डबल क्लिक करके चलाओगे तो चल जाता है, मैंने ऐसा भी देखा हुआ है, ऐसा हो जाता है। लेकिन वहीं पे जावा के अंदर ऐसा क्या है भाई, जावा के अंदर जब प्रोग्राम रन हो जाता है तो सबसे पहले वो मेमोरी में लोड होता है, लोड होगा, लिंकिंग होगा, वेरिफिकेशन होगा। अच्छा, लोड होते टाइम पे उसका फॉर्मेट चेक होगा नो डाउट, और जब लोड लिंक एंड वेरीफाई होगा, वेरिफिकेशन टाइम पे उसको देखा जाएगा कि क्या इसमें कोई चेंजेस तो नहीं हुए हैं। अगर चेंजेस हुए हैं तो प्रोग्राम रीलोड करके टर्मिनेट करके बाहर निकाल दिया जाएगा, प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ने जाएगा। ये सिक्योरिटी मतलब दो लेयर की सिक्योरिटी हो गई, एक वैलिडेशन की और एक वेरिफिकेशन की। और सी प्लस प्लस में ओनली वैलिडेशन की। आपने कहा ये वैलिडेशन वेरिफिकेशन क्या नया टर्म आपने यूज कर लिया सर, क्या मतलब है। या आप इसको ऑथेंटिकेशन अथराइजेशन से भी समझ सकते हो। इनमें डिफरेंस आपको लगता है, ऑथेंटिकेशन करना, अथराइजेशन करना। आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल। आप अगर कोई भी नेट बैंकिंग यूज करते हो तो उसका यूजर आईडी पासवर्ड मुझे दे दो। या मेरा ही ले लो भाई। अगर मेरा यूजर आईडी पासवर्ड आप ले लोगे तो क्या मेरे अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो, आप लोग मुझे बताइए। नहीं सर, नहीं निकाल सकते।
क्यों नहीं निकाल सर सकते? सर OTP ओटीपी चाहिए होगी सर। ओटीपी ओटीपी चाहिए, चाहिए ना। ओटीपी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ओटीपी चाहिए। तो जी सर। ये आईसीआईसी बैंक, एसबीआई बैंक या जो भी बैंक है, पीएनबी बैंक, इन सब में है कि भाई पहले पहले वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए क्रेडेंशियल मांगता है, यूज़र डिटेल मांगता है, हमने दे दिया, सही, सब कुछ सही है। तो वो जो हम यूज़र डिटेल डालते हैं वो ऑथेंटिकेशन चेक कर रहा है, ऑथेंटिक चेक कर रहा है कि भाई यूज़र ऑथेंटिक है या नहीं। जब वो ऑथेंटिक यूज़र है तो वेबसाइट में चला गया। सर अब उसके बाद जब वो ऑथेंटिक यूज़र है, आ गया, देन उसके बाद अब ये चेक करा जाएगा जी, अब जो ऑथेंटिक है तो अब वो क्या काम करने के लिए अथराइज्ड है, उसको किस चीज़ का परमिशन है। तो अब सपोज करो कि वहाँ पे आप मनी ट्रांसफ़र करने जा रहे हो, नहीं पैसा देखने जा रहे हो, तो देख तो सकते हो, उसमें ऐसा होता है सिक्योरिटी। लेकिन जैसे मनी ट्रांसफ़र पे जाओगे, मनी ट्रांसफ़र पे क्लिक करोगे, कई बारी कार्ड डिटेल मांगेगा। अच्छा, कई जगह मैंने मतलब देखा मोबाइल ऐप वैप में, थोड़ा ऐप में शायद नहीं होता है, मैंने देखा है एक आध बार करके नहीं भी मांगता है कई बारी, लेकिन वेबसाइट पे तो मैंने देखा है मांगता है। और जहाँ नहीं मांगता है उसका मतलब वहाँ नहीं है, लेकिन होना चाहिए, एक्चुअली लॉजिकली होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, तो ऐप का पिन सर कोड वगैरह, हाँ जी, हाँ जी। ये सर कह रहे थे कि जैसे आपने बोला कि नेट बैंकिंग के, ठीक है, बट सर अगर जैसे किसी का एटीएम कार्ड वगैरह किसी वो उसमें, तो उससे मुझे लगता है ट्रांजैक्शन हो सकता है विदाउट ओटीपी, विदाउट ऑथेंटिकेशन हाँ, तो वगैरह वो ये वहाँ सब, पे और भी जिनसे आप बिल्कुल हो जाता है। नेट बैंकिंग के थ्रू भी। नेट बैंकिंग के थ्रू भी हो जाता है, लेकिन नहीं 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 नहीं, हर जगह नहीं होता है, हर जगह नहीं होता है, ये हर काफी जगह हो मतलब जाता जहाँ नहीं होता है, देखो जहाँ नहीं होता है वो सिक्योर है, अगर जहाँ पे नहीं होता है वो सिक्योर है, जहाँ हो जाता है उसकी सिक्योरिटी नहीं है। समझ रहे हो ना आप? हमें तो सिक्योरिटी समझना है, हम कहाँ उसके कंसेप्ट को यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं कि जी हम यहाँ बता रहे हैं कि जी ऐसे ही होता है। नहीं, जहाँ हो जाता है वो सिक्योर है, जहाँ नहीं होता है वो अनसिक्योर है। ठीक है, तो कई बार एटीएम से भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं, तो वो हमसे कहता है जी इंटर द सीवीवी नंबर या जो भी चीज़ें हैं वो सब डालने के बाद ओटीपी आता है लास्ट में मांगने। कई जगह देखते हैं नहीं भी आता है, वो केस टू केस, मैं बता तो रहा हूँ। मैं नेट बैंकिंग यूज करता हूँ, मेरे वेबसाइट से करता हूँ तो मेरा मांगता है, मैं ऐप से करता हूँ तो जी पैसा भेजने के टाइम पे नहीं मांगता है, वो ऐप से तुरंत पैसा चला जाता है। हाँ, जो मेरे वो ऐड हैं, क्या कहते हैं उसे, जो जिसका अकाउंट मैंने उसमें ऐड करा होगा, अगर जो रिसीवर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं उनको, जिसको हम पैसा भेजते हैं, तो उनको ऐड करना पड़ता है हमें, राइट? क्या बोलते हैं भाई, क्या स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं उसके लिए? बेनिफिशियरी बोलते हैं। बेनिफिशियरी बोलते हैं, बिल्कुल। तो बेनिफिशियरी जब हम ऐड करके रखे रहते हैं तो डायरेक्टली चला जाता है। तो हाँ, तो वहाँ पे सिक्योरिटी इस वजह से वो मानते होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि ये बेनिफिशियरी पहले से ऐड किया हुआ है, जिसका मतलब ऑथेंटिक ही होगा, इसलिए वो भेज देते होंगे, है ना? अब जैसे मेरा पहली बार मेरा मोबाइल फ़ोन आपके हाथ लग गया और आप मेरे पिन कोड को भी जान गए, आप वहाँ तक पहुँच भी गए, और पहुँचने के बाद जब आप ट्रांजेक्शन करोगे, कोई बेनिफिशियरी ऐड करोगे, तब तो वो 100% मांगेंगे, है ना? तो वो सिक्योर माना जाता है, राइट? तो उसी तरह से हमें मतलब ये समझना है, कि ऑथेंटिकेशन और अथराइजेशन का क्या मतलब है। पहले मैं इसको रियल वर्ड से समझा देता हूँ। देखो, रियल वर्ड में ऑथेंटिकेशन अथराइजेशन का क्या मतलब है कि जैसे आप एक पर्सन हो, आप अपने कॉलेज में जाते हो तो आप आई कार्ड दिखाते हो, जैसे आई कार्ड दिखाते हो तो आपसे बोल दिया जाए ठीक है यू में एंटर, ठीक है ना, तो आप क्लास में एंटर कर सकते हो, दैट इज ऑथेंटिकेशन। इसे चेक हो गया, ऑथेंटिसिटी हो गई कि भाई यूजर सही है। बट जब आप अंदर चले गए तो आप कहाँ पे बैठने के लिए अथॉराइज्ड हो, ठीक है? क्या प्रिंसिपल के केबिन में बैठने के लिए अथॉराइज्ड हो, या अपने रूम में बैठने, या अपने पड़ोसी वाले के रूम में बैठने, या नेक्स्ट दूसरे क्लास के रूम में बैठने के लिए अथॉराइज्ड हो? तो आप अगर सेकंड क्लास के स्टूडेंट हो तो सेकंड में ही बैठ सकते हो, कहीं और नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि उसकी अथॉरिटी आपकी नहीं है। तो वही चीज़ है कि भाई, तो अगर ऐसा हो रहा है, कहीं पे ऐसी चेकिंग हो रही है, मतलब ऑथेंटिकेशन भी हो रहा है, साथ में ये भी चेक करा जा रहा है, आप कहीं प्रिंसिपल के केबिन में जाके बैठ कर कोई बोलने वाला ही नहीं है, इसका मतलब वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। या आप किसी दूसरे क्लास में बैठ गए तो इसका मतलब वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो इसका मतलब वहाँ ऑथेंटिकेशन तो हुआ बट अथराइजेशन नहीं हो रहा है, वहाँ अथॉरिटी चेक ही नहीं करी जा रही है कि क्या हो क्या नहीं हुआ, ठीक है? और जहाँ पे ऐसा हो रहा है इसका मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी है, ऑथेंटिकेशन भी चेक हो रहा है, साथ में अथराइजेशन भी चेक हो रहा है।
तो जावा के अंदर क्या है कि कोई भी प्रोग्राम कंपाइल होता है, कंपाइल होके जब आप उसे रन करते हो तो रन होते टाइम पे लोड होता है, और लोड होते ही उसका फॉर्मेट चेक होता है, यानी कि अथेंटिकेशन करी जाती है, और उसकी फॉर्मेट अगर वैलिड है देन उसका अथराइजेशन चेक करा जाता है कि जी उसमें कोई, मतलब आप कह सकते हो वेरिफिकेशन, री-वेरिफिकेशन होता है कि जी उस बाइट कोड में कोई गलती से किसी ने कुछ चेंज तो नहीं मार दिया। तो इसीलिए जब जब प्रोग्राम रन होता है तो उसमें जेवीएम का अपना एक आर्किटेक्चर है। जेवीएम का आर्किटेक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जेवीएम का आर्किटेक्चर है, मैं आपको इसे डिटेल में समझाने वाला हूँ आगे, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, लो दिख रहा है, देखा? हाँ सर दिख रहा जी है। सर दिख देखिए रहा है लोडिंग होती है, फिर लिंकिंग होती है। लिंकिंग में देखिए एक स्टेप है वेरीफाई, ये वेरीफाई है। अच्छा, लोडिंग टाइम पे भी वेरिफिकेशन करा जाता होगा। भाई कोई क्लास मेमोरी में तभी लोड होगी ना जब उसका फॉर्मेट सही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 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 मान लो कि मैं सामान कोई गाड़ी में लोड करने जा रहा हूँ, राइट, या मैं चलो बंदूक में गोली लोड करने जा रहा हूँ, तो मेरा बंदूक देखा जाएगा किस टाइप का है जी, AK-47 है या क्या है क्या नहीं है ना। अगर उसमें उस पर्टिकुलर गोली का फॉर्मेट सपोर्ट करेगा तभी तो उसमें लोड होने जाएगा ना, नहीं सपोर्ट करेगा तो नहीं होने जाएगा। अब मेरे पास ट्रॉली है और मैं जया जी उसमें बहुत सारा, मैंने सोचा कि जो है चलो मैं इसकी बहुत सारा डीजल लेके आते हैं, तो बताओ ट्रॉली में डीजल आ पाएगा क्या? नहीं ना। तो जब कोई भी सामान किसी में लोड होने जाएगा तो लोडिंग का फॉर्मेट चेक होगा ना कहीं न कहीं। अगर फॉर्मेट नहीं है, मतलब फॉर्मेट सही नहीं है तो नहीं होगा वो। क्लियर? बोलो भाई, अगर किसी यस सर। चीज का फॉर्मेट वैलिड है तो उस चीज को मतलब लोड करा जा सकता है, फॉर्मेट वैलिड नहीं है तो लोड नहीं होगा, है ना। जी सर। सर आप, हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर आप ये कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन के टाइम पर जो है उसका जो है फॉर्मेट चेक किया जाता है, तो सर अथोराइज का जो मीनिंग है वो यहाँ पर हम कैसे समझेंगे, यानी वेरिफिकेशन है कि वो, वो एथराइजेशन का मीनिंग वेरिफिकेशन क्या है कि भाई आप अथराइज्ड यूजर हो, मतलब बाइट कोड जो आ रहा है वो क्या सही आ रहा है, बाइट कोड सही है या गलत है, उसमें चेंजेस तो नहीं हो गए। उस वेरिफिकेशन से हम यही समझ सकते हैं कि भाई जो बंदा है, मतलब जो बाइट कोड अपना चला रहा है, जो प्रोग्राम चलने जा रहा है वो सही है या गलत है, ऐसा है। मतलब वेरिफिकेशन में ही दोनों प्रोसेस होते हैं, अपना ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन तो पहले ही हो गया, ऑथेंटिकेशन जब उसका फॉर्मेट चेक करके उसके मेमोरी में लोड कर दी गई उसी टाइम पे हो गया। वो तो समझ लो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन वो समझाने के लिए, उसका रिस्पेक्ट जो है अलग अलग जगह पे अलग हो जाता है। अब टेस्टिंग के रिस्पेक्ट में ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन समझोगे तो वहाँ अलग बन जाता है, वैलिडेशन वेरिफिकेशन में बात करोगे तो अलग हो जाता है। वो तो मैंने समझाया, 2 स्टेप का ये प्रोसेस होता है, अगर ये 2 चीज़ें हैं उसको आप यहाँ से उसे रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप वैलिडेशन और वेरिफिकेशन बोले तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैलिडेशन वो लोडिंग टाइम पे उसका फॉर्मेट चेक हो गया, और वेरिफिकेशन में जी मतलब उसको वेरीफाई कर लिया गया जी वो सही है या गलत, बस। उसमें कुछ अनडिजायरेबल तरीके से कोई चेंजेस तो नहीं करे गए, ठीक है। तो बस। हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, ये एक चीज बताइएगा, ये हमारा जब हम लोग कंपाइल कर देंगे, कंपाइल करने के बाद हमारा बाइट कोड बन गया, और जो हमारा बाइट कोड है उसी को हम मेमोरी में लोड करेंगे थ्रू जेवीएम, जो हमारी लोडिंग होगी सबसे पहले। हाँ हाँ सर, लोडिंग के टाइम पे आप कह रहे हैं कि फॉर्मेट चेकिंग होगी। हाँ, लोड होने से फॉर्मेट पहले, लोड चेकिंग होने जो से पहले होगी ही, वो बाइट कोड की होगी। लोड होने से अच्छा, लोड पहले ही होने से बाइट कोड का पहले ही फॉर्मेट चेक होगा, बिल्कुल सही होगी बात है, यानी फॉर्मेट। कि वो डॉट क्लास फाइल ही आया नहीं है, क्योंकि जेवीएम को डॉट क्लास फाइल ही चाहिए। अब ऐसा तो नहीं ना कोई और फाइल आप दे रहे हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जावा के जी साथ जी। मैंने अपनी जावा फाइल को चलाने चला गया, तो जैसे भी नीचे लिखा जावा और टेस्ट डॉट जावा और लिख के एंटर मारा, तो इसने देखा कि भैया कुड नॉट बी फाइंड एंड लोड द मेन क्लास दिस दिस दिस, मतलब जावा नाम का टूल डॉट जावा फाइल को लोड नहीं कर सकता क्योंकि फॉर्मेट वैलिड नहीं है। सर ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारा वो वेरिफिकेशन का स्टेप। वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन का में क्या स्टेप, होगा, जो हमारे बाइट कोड के अंदर जो हमारे मैजिक वर्ड या मैजिक पैटर्न जो मैजिक हमारा बन नंबर्स रखा होते हैं, है, पैटर्न्स होते हैं, बिल्कुल उसको कुछ। चेक, मैजिक नंबर, हम्म, उसको जब वो चेक करेंगे तो वो उसको कंपेयर करेंगे ना कहीं से कि ये कुछ चेंज तो नहीं हुआ है इसके अंदर। सर, यस, वो चीज वो का आप बता कंपैरिजन, सकते हैं कि वो वो चीज कैसे कंपैरिजन के लिए होती जो है बाइट कोड के कंपेरिजन, अंदर, वो हाँ सेव बिल्कुल करके रखते बिल्कुल, हैं उसको। समझ गया मैं बात। वो जो बाइट कोड, वो जो जेवीएम है ना,
जेवीएम के अंदर मैजिक नंबर के कुछ पैटर्न्स होते हैं, वो पैटर्न्स की मीनिंग जेवीएम में ही रिजर्व होती है, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं, और वो बाइट कोड में भी होती है उसकी इंफॉर्मेशन। तो जैसे सपोज करो एक पैटर्न हमने, मतलब मैंने 1,00,000 तरह के पैटर्न्स बना दिए, मान लो 1,000 तरह के पैटर्न बना दिए, 101 101 01 01 ऐसे ऐसे करके पैटर्न बना दिए, और उसी पैटर्न को हमने एक हमने मिनट सर, एक आप मिनट पूरी सर। बात सुन लीजिए, सर मैं पूरी आपकी बात बात सुन समझ रहा लीजिए। हूँ, ये चीज मैं समझ रहा हूँ। नहीं सर, मैं आपकी बात ये समझ रहा हूँ बिल्कुल। नहीं, पूरी बात मेरा कंप्लीट हो जाने क्वेश्चन ये दीजिए, हो है सकता हो आप बात समझ रहे हो तो कि दूसरे को भी समझ आ जाए, तो ओके दूसरे को भी ओके समझा देता हूँ फिर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए, तो वो 101 101 ऐसे कुछ पैटर्न्स होता है, जिस पैटर्न से वो पैटर्न हमारे बाइट कोड में भी होता है और वो हमारा जेवीएम में भी होता है, तो उसी के बिहाफ पे वो वेरीफाई कर लेता है। लेकिन अगर वो पैटर्न चेंज हो गया, तो जैसे ही आप चेंज करते हो बाइट कोड में ऐसे मारते हो तो पैटर्न चेंज हो जाता है, कुछ अलग से कुछ इसमें एक्स्ट्रा डिजिट ऐड हो जाता होगा, जिससे वो आइडेंटिफाई कर लेता होगा जी ये बाइट कोड में कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है, तो उससे बाइट कोड वेरिफिकेशन हो जाता है। हम आगे पूछिए क्या पूछना है। सर ये तो ये चीज होगी ना कि सपोज मेरा एक अल्फाबेट है या फिर मेरा कैरेक्टर है ए, और ए की जो वैल्यू है 101 है मैजिक नंबर में फॉर एग्जांपल, तो वो मेरे जेवीएम को पता है। अब मैं कह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज मैंने एक प्रोग्राम बनाया, अब मेरा प्रोग्राम के अंदर ए का यूज हो रहा है, दूसरे प्रोग्राम मैंने बनाया उसमें मेरा बी का यूज हो रहा है। अब वो चीज जेवीएम को तो पता है, वो मैं मानता हूँ कि उसको पैटर्न की वैल्यू पता है, मेरे ए की वैल्यू पता है, लेकिन उस टाइम पे जब वो चीज जा रही है वो उसको कहीं पे स्टोर तो कर रहा होगा ना कंपेयर करने के लिए। मैं वो ये तो चीज कह रहा हूँ कि बाइट कोड में ही होता है ना मेरे मैजिक कोड नंबर, को वो तो कंपाइल टाइम पे बाइट कोड के अंदर ही आता है ना मैजिक नंबर। ये आपके ए बी से सर नहीं तो होता है, उसको वो कैसे हर पता प्रोग्राम चल में रहा है कि एक मैंने ही चेंज नंबर कर होता दिया? होगा। जी सर, मैं ये चीज सही है, लेकिन मेरे मतलब मेरे जेवीएम को उस टाइम पे लिंकिंग के टाइम पे ये चीज कैसे पता चल रही है कि मैंने उसके अंदर चेंज कर दिया कुछ? मैंने क्योंकि चेंज तो किया नहीं, मैंने रख के फिर से वही चीज रख दी, क्योंकि मैंने सिर्फ मैंने चीज मैंने को आपको कॉपी बताया ना, जैसे आपने चेंज पहले करके आपने रख दिखाया। दी, लेकिन जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करते होगे तो उस पर्टिकुलर नंबर के पैटर्न्स जो है चेंज हो जाते होंगे। जैसे ही आपने सेव बटन पे क्लिक करा, उस मतलब आपने चेंज कुछ भी लगा के हटा के सही कर दिया, लेकिन सेव मत करो। अगर आप सेव कर दिए तो वो पैटर्न्स में कुछ मतलब कुछ न कुछ किसी न किसी तरह से एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड हो जाता है सेव करते ही। समझ लो कि इवेंट फायर हो जाता होगा कि जब इस पे सेव ऑपरेशन करा जाए तो भाई उस पैटर्न में कुछ चेंजेस कर दो, ऐसा समझ लो, और वो पैटर्न फिर रीवेरीफाई हो जाता है। ओके सर, ओके। सर सर इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हमारी डॉट क्लास फाइल बनती है और जो जेवीएम के पास उसका पैटर्न होता है, तो लेट सपोज वहां तो सर ऑलरेडी उसकी मीनिंग जो है वो रिजर्व हो जाती होगी ना, जैसे ही हमारा डॉट क्लास फाइल बनता है। तो अगर हम उसमें एक्सटर्नली देखिए, बाहर पहले से चीज ही तो कुछ मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, सोर्स कोड के अंदर आने वाले हर कैरेक्टर का जो बाइट कोड बनता है वो बाइट कोड फिक्स होता है ना, यूनिक और यूनिवर्सल कोड होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि जब प्रोग्राम कंपाइल होगा तब वो चेक करने जाएगा मीनिंग फिक्स हुई नहीं हुई, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। बाइट कोड कंपाइलर ने जेवीएम की मदद से बना दिया, बन के आ चुका है। वो बाइट कोड में जो भी कैरेक्टर हैं, जो भी सिंबल्स हैं, जेवीएम में पहले से पता है, जेवीएम को पता है कि जी यही हमें वेरीफाई करने हैं। उन बाइट कोड के साथ जब कोई बंदा कुछ छेड़खानी करता है तो उन कैरेक्टर के साथ, उन बाइट कोड के साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चली जाती है, सेव करते ही कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चली जाती है। अब जेवीएम वो चेक करने जाता है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होती होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई बहुत सारा जैसे सामान कहीं पे रखा है सेम टाइप का, उसमें कुछ एक आपने कुछ अलग से कुछ रख दिया, अब मैं वेरीफाई करने जा रहा हूँ, है ना। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखो मूवी में हम देखते हैं कि जी कोई आर्मी आर्मी वाला बंदा होता है जी, और उसमें कोई दूसरा बंदा आके अगर कहीं से अनडिज़ायरेबल तरीके से आ गया तो फिर उसकी प्रैक्टिस होती है। फिर उस प्रैक्टिस में कहीं पे ट्रेनिंग दी गई थी कि जी इधर से अगर मैं बोलूँगा राइट मुड़ो तो वो लेफ्ट मुड़ेगा, लेफ्ट मोड़ेंगे तो राइट मुड़ेगा, उस तरह से वो पहचान लिया जाएगा, है ना। तो बिल्कुल वो जब वो वाली ट्रेनिंग उसको तो मिली नहीं थी, तो वो उसी तरह से समझ लो कि यहाँ पे भी बाइट कोड में अगर वो बाइट कोड की वो वैल्यू उसे नहीं मिली, बाइट कोड से वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ, बाइट कोड सही नहीं है, तो बस वेरिफिकेशन फेल है, प्रोग्राम नहीं चलेगा। बस इतनी सी कहानी है उसमें, क्योंकि बाइट कोड जो होता है वो यूनिक होता है।
ठीक है, अरे इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जावा ने दे दिया तो दे दिया भाई, क्या दिक्कत है, वेरिफिकेशन हो गया। बाइट कोड लो लेवल की वेरिफिकेशन है, हम बाइट कोड को कभी चेंज नहीं करेंगे। ये करना चाहते हो आप? आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर, जी सर, जी सर, सर। क्लियर है नहीं है अभी? क्लियर है यस सर, सर। ठीक है, क्लियर है। तो मतलब प्रोग्राम का फ्लो किस तरह से होता है फिर से समझिए। C++ में कंपाइलेशन, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन जब होने जाता है तो एग्जीक्यूट होने से पहले मेमोरी में वो लोड होने जाता है। लोड होने से पहले फॉर्मेट चेक होता है, फॉर्मेट वैलिड है तो प्रोग्राम रन हो जाएगा, और नहीं वैलिड है तो नहीं रन होगा। और जावा में लोड होने से पहले फॉर्मेट चेक होगा, और उसका फॉर्मेट वैलिड है तो लोड होगा, लोड होने के बाद वेरीफाई होगा। तो ये 2 स्टेप का प्रोसेस हो गया, ठीक है। इसको आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो, शायद मैंने बनाया होगा इसमें, आपको दिखाता हूँ। अच्छा यहाँ पे नहीं है, मैंने एक बार एक डायग्राम बनाया हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ, यूट्यूब पे दिखाता हूँ। ये देखिए, बहुत पहले जावा लैंग्वेज हिंदी, जावा फंडामेंटल्स, जावा लैंग्वेज हिंदी उर्दू। एक बंदा मेरे से पूछ रहा है कि सर आप उर्दू भी जानते हैं क्या? हमने कहा नहीं नहीं भाई, तो आपने लिखा हुआ है, तब मैंने कहा किस लिए। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था मैंने। यहाँ पे देखिए ये चीज़, आपको लिंक शेयर कर दूंगा, इसे देखिएगा। यहाँ से मैंने सिक्योरिटी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी सर, दिख रहा है सर। सर यस सर। तो अभी तो सिक्योरिटी का मैंने एक रीज़न बताया, अभी और भी रीज़न है। तो ये देखिए, ये C++ के प्रोग्राम का फॉर्मेट है, डायग्राम के माध्यम से देखिए। देखिए ये हार्डवेयर के ऊपर OS के ऊपर C++ का प्रोग्राम चल रहा है। आपने एग्जीक्यूटेबल फाइल पर डबल क्लिक करा तो रन द एग्जीक्यूटेबल फाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल first of all this executable is read by OS and the format is checked by OS. if the format is valid, format valid है तो उसको आप एग्जीक्यूट कर दिया, देन प्रोसेसर एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। इस तरह से ये C++ के प्रोग्राम का फ्लो होता है, एग्जीक्यूशन फ्लो होता है, राइट, एग्जीक्यूशन मॉडल होता है। दिख रहा है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका। अच्छा, अब जावा के प्रोग्राम का मॉडल देख लीजिए, एग्जीक्यूशन मॉडल। तो जावा के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन मॉडल में क्या कहानी आ जाती है जी? बाइट कोड होता है, फिर रन करते हो, फॉर्मेट चेक होता है, फॉर्मेट वैलिड है तो अब यहाँ पे देखिए लिंकिंग, लिंकिंग में वेरीफाई, प्रिपेयर एंड एग्जीक्यूट, यहाँ पे वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये है भाई लो लेवल की सिक्योरिटी, ये लो लेवल की सिक्योरिटी है। लो लेवल की जो सिक्योरिटी होती है ना, प्रोग्रामिंग में इनबिल्ट होती है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। लो लेवल की सिक्योरिटी इनबिल्ट होती है, ठीक है। अब हाई लेवल पे सिक्योरिटी मतलब प्रोग्रामिंग के माध्यम से सिक्योरिटी आप खुद ऐड कर सकते हो। जैसे जैसे आप जास का एक कंसेप्ट है वो यूज कर सकते हो, जावा ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सर्विस, ये एक सर्विस है जिसका यूज करके आप अपने प्रोग्राम को सिक्योर बना सकते हो, ठीक है। आप अपनी एप्लीकेशन में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की फैसिलिटी यूज कर सकते हो। इसके लिए एल्गोरिदम्स दिए गए हैं, RSA DSA एल्गोरिदम दिए गए हैं, आप उसे यूज कर सकते हो। नेटवर्क लेवल पे एक सैंडबॉक्स सिक्योरिटी होती है, जो नेटवर्किंग में आप देखोगे भी, नेटवर्किंग पढ़ोगे आप आगे समझोगे, प्रोग्राम हम उसके अंदर रन करेंगे। और आप अपनी वेबसाइट HTTP से ना डिप्लॉय करके HTTPS से डिप्लॉय कर दीजिए। आप अगर सिक्योरिटी यूज अलग से करना चाहते हैं तो सिक्योरिटी मैनेजर हमारे पास API होती है, उसको यूज कर लीजिए। सिक्योरिटी मैनेजर के अंदर कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड क्लासेस दी गई हैं, वो यूज कर लीजिए, पैकेजेस दी गई हैं वो यूज कर लीजिए। और क्या यूज कर सकते हैं जी? और
प्राइवेट कीवर्ड सर, हाँ जी, प्राइवेट कीवर्ड अगर हम यूज करें तो भी सिक्योरिटी काफी अच्छी बढ़ सकती है। वो प्रोग्राम में पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट, उनके यस अलावा सिक्योरिटी के बहुत सारे मीनिंग होते हैं प्रदीप। सिक्योरिटी मतलब कोई ज़रूरी नहीं है प्रोग्रामिंग में। आजकल देखते हो आप, आजकल वेबसाइट में सिंगल साइन ऑन की फैसिलिटी होती है, उससे सिक्योरिटी होती है। अपना इंटरनेट बना के काम करते हैं, जैसे कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ऐसा होता है कि जी आप, उनका लैपटॉप चल रहा है जी, उन्हीं का मशीन है ना, उन्हीं का इंटरनेट होगा, वो वेबसाइट उसी पे एक्सेस होगा, उसके अलावा नहीं होगा। डिवाइस होती है जी, टोकन होते हैं, टोकन पे कीज होती हैं, की डालने के बाद फिर आप उसमें एंटर हो सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकते हो। मतलब पहला चीज़, अगर मैं इंटरनेट से चाहूँ कि अपनी कंपनी की वेबसाइट ओपन करना, मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, तो वहाँ से आप उसको नहीं ओपन कर सकते हो। आउटसाइड द मतलब नेटवर्क आप उसे चला ही नहीं सकते हो, वो इनसाइड द नेटवर्क चला सकते हो। इनसाइड द नेटवर्क चलाने के बाद भी उसमें जो मतलब ऑथेंटिकेशन कराई जाती है वाया सम कोड, है ना, टोकन्स होते हैं, हार्डवेयर टोकन्स दिए जाते हैं। टोकन्स में कुछ की आते हैं, उन कीज को एंटर करते हो, सिर्फ आप एंटर कर सकते हो ऐसे। और मतलब ये एप्लीकेशन लेयर पे आप खुद ही ऐड कर रहे हो ये सारा चीज़। एप्लीकेशन लेवल पे आपको खुद ही ऐड ऑन करना पड़ेगा कि ये सारा चीज़ चेक करे। आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, कोई ऐप बना रहे हो, तो आपको लगाना पड़ेगा ये कि क्या ऐसा करें कि जी कोई भी बंदा, कोई भी हैकर इसे हैक ना कर पाए। एक कंसेप्ट होता है जी, प्रोग्रामिंग में तो बहुत सारी ऐसा चीज़ दी गई है। जैसे एक कंसेप्ट होता है एसक्यूएल इंजेक्शन, वो मतलब वेब लेवल पे होता है, और उसको अवॉइड करने के लिए हमारे यहाँ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होता है जेडीबीसी में कि आप एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं कर सकते ना। तो देयर आर ऑल हाई लेवल सिक्योरिटी। हम आगे डिस्कस करेंगे, इस पे हम काम करेंगे।